हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन इजी होता है रिलेटिव मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। अब फिर कहेंगे सर हद करते हो यार आप, 1D मोशन से आसान था, 2D मोशन चलो थोड़ा फील आ गया। लेकिन 2D रिलेटिव मोशन में रेनमैन प्रॉब्लम होता है, रिवरमैन प्रॉब्लम होता है। 2D में ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, फिर उसका रिलेटिव देखना। 1D से इजी होगा क्या? बिल्कुल 1D से इजी होगा, और मैं इसका एक कारण बता देता हूं। 1D रिलेटिव मोशन में दो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी भी था और एक्सीलरेशन भी था, लेकिन यहां पे 2D रिलेटिव मोशन में एक्सीलरेशन होता ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी का ही गेम है, और वेक्टर की मदद से वो गेम बहुत आसान हो जाता है। तो 2D रिलेटिव मोशन इजी है, इजी तरीके से मैं रिप्रेजेंट करके आपको सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्जेक्ट लिया जो ग्राउंड से h हाइट ऊपर टावर पे रखा हुआ है, उसको x एक्सिस में v वेलोसिटी मैंने दे दिया। कहां दे दिया? x एक्सिस में v वेलोसिटी दे दिया, इसको x एक्सिस में थ्रो कर दिया। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो ये सीधा निकल जाता, सीधा निकल जाता भैया, नीचे आता ही नहीं। मतलब नीचे गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स एक्सिस में जो मैंने वेलोसिटी दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर नीचे तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स नीचे खींच के ला रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच के ला रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा लेता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो सीधा निकल जाता। अच्छा, इसको मैंने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दिया यू, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी मैंने नहीं दिया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो पार्टिकल कहीं यहां पे होगा। ये कैसे पहुंचा नीचे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे एक्सेलरेट हुआ, और आगे क्यों गया? एक्स एक्सिस में मैंने खुद इसको वेलोसिटी दिया है। ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ आएगा, ठीक है। फिर इसके कंसेप्ट को समझने के लिए जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं, 2D मोशन होता ही नहीं, वो होता है 1D प्लस 1D। तो यहां भी इस मोशन को दो हिस्से में बांट देता हूं। कितने हिस्से में बांट दो बेटा? दो हिस्से में, 1D प्लस 1D। 1D एक्स एक्सिस का और दूसरा 1D वाई एक्सिस का। दूसरा 1D किसका होगा बेटा? वाई एक्सिस का। बताओ इनिशियल वेलोसिटी। सर इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू। एक्स एक्सिस में मैंने वेलोसिटी उसको यू दिया है। एक्स का एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है सर। एक्स में पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन होगा 0। ओके सर, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है। किसी भी टी टाइम के बाद इसकी एक्स की वेलोसिटी अगर देखी जाए, किसी भी टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगा u, सेम u वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं एक्स में। हेंस मोशन इज यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन इज यूनिफॉर्म। भले ही पाथ आपको ये प्लेनर कर्व 2D दिख रहा है, लेकिन उसमें आपको 1D प्लस 1D के कंसेप्ट से इसको एनालाइज करना है। किसी भी टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखो, किसी भी टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा ut, किसी भी टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा ut। समझ आ रहा है बहुत अच्छे से? अब वाई एक्सिस का देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0। वाई में मैंने इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया है, बट एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज g डाउनवर्ड। प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड करता है। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस एक्सेलरेशन मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। प्लस और माइनस डायरेक्शन को बताता है, और माइनस होता कहां है? जहां तुम मानो, जहां तुम्हारी मर्जी, वहां उस डायरेक्शन को प्लस मान लो या माइनस मान लो। अब मैंने हाइट से ऑब्जेक्ट को आगे फेंका है, ये नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे चलता जाएगा, तो मैं यहां पे 0,0 मान लेता हूं, मेरी मर्जी। ओरिजिन ऊपर मान लेता हूं, नीचे पॉजिटिव और आगे पॉजिटिव मान लेता हूं। ऊपर निगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर निगेटिव। अब ऊपर नेगेटिव क्यों माना? क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, ना तो वेलोसिटी, ना तो एक्सीलरेशन, ना ही डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ नीचे है। इसलिए नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है सर, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी टी टाइम के बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस आफ्टर टाइम टी। तो यू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई बोलो 0, यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू बोलो जी, तो ये हो जाएगा जी टी। जे कैप मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पॉजिटिव जे कैप माना है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि एक्सेलरेटेड है। मोशन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी टी टाइम के बाद वाई एक्सिस में किसी भी टी टाइम के बाद वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, वाई टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग बांट के देखें, अब कंबाइंड मोशन देखें ही ना, कंबाइंड मोशन देखेंगे तो आपको डाउट होगा। फिर इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स टाइम के साथ देखो फिर घूम रहा, वाई टाइम के साथ घूम रहा, तो टी की वैल्यू यहां पे बताओ क्या होगा? एक्स बाई यू। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखो एक ही लाइन में आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू हाफ जी, यहां से टी की वैल्यू बोलो एक्स बाई यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और फील करो y और x में रिलेशन कैसा है? पैराबोलिक। तो कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ। पैराबोला पे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, देखो ये पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ। किसी भी टी टाइम के बाद अगर ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं तो होगा u, वो होगा u, वो होगा u, वो होगा u, वो कांस्टेंट रहेगा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा सर, किसी टी टाइम के बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगा? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ जी टी, जी टी, जी टी, किसी भी टी टाइम के बाद, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग लगाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आप एक काम करते हैं, एसिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसिलेशन क्या होगा? नीचे की तरफ जी, जी। लेकिन वेलोसिटी किसी टाइम पे देखोगे तो क्या होगा? जी टी। वाई डायरेक्शन की लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा? जी टी। अगर आप नेट स्पीड निकालना चाहते हो तो नेट स्पीड होता क्या है? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी प्लस वाई एक्सिस की वेलोसिटी। एक्स की वेलोसिटी हमेशा होगा यू, वाई की वेलोसिटी हमेशा होगा जी टी। तो नेट स्पीड कैसे लिखोगे? तो नेट वेलोसिटी आप लिखेंगे, नेट वेलोसिटी यहाँ लिख देता हूँ, नेट वेलोसिटी लिखेंगे किसी भी टी टाइम पे यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। हालांकि एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला जरूरी नहीं कि आप ये इसको लिखे और याद करें। तो कंसेप्ट है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग से निकालो, आई कैप वाई एक्सिस की वेलोसिटी अलग से निकालो और वेक्टर फॉर्म में उसको ऐड कर दो, ये कहानी है। अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी अभी मैंने आपको फील कराया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन अलग होता है, तो अपन मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलो बेटा? जीरो। वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन क्या है? जी। एंड वाई में ऑब्जेक्ट कितना नीचे गिरा? एच। कैसे कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? यहां से फेंका, यहां गिरा, तो जितना आगे जाएगा उसको हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और जितना नीचे गिरता है उसको हम कह देते हैं वर्टिकल हाइट। तो पार्टिकल यहां गया, तो आगे कितना गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, नीचे कितना गिरा एच हाइट, नीचे कितना गिरा एच हाइट। तो हमें एच से मतलब है, हमें किससे मतलब है बेटा? हमें एच से मतलब है। तो देखो हमें एच से मतलब है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा एच। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी बताइए? जीरो है, और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एच है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा रूट अंडर टू एच बाई जी। सर ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है तो मोशन अंडर ग्रेविटी का है। किसी ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप करते, देखिए एक ऑब्जेक्ट को अपन ने किया ड्रॉप और दूसरे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने किया थ्रो, तो दोनों में से किसको कम टाइम लगेगा नीचे आने में? मान लीजिए इसका टाइम t1 है, इसका t2 है, तो दोनों का टाइम सेम होगा। अब इस बात को मैंने यहां प्रूफ किया है, पूरा प्रूफ किया ना वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करके। अब मैं फील भी दिलाता हूं, फील कैसे दिला दूंगा देखो ना। अगर मैं पार्टिकल को एक्स एक्सिस में फेंकता हूं तो टाइम फ्लाइट का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। मान लो पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में थ्रो किया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, वाई में जो था ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वजह से नीचे आता है ही नहीं, मैंने यू वेलोसिटी से आगे फेंक दिया, तो बताओ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? कभी आएगा ही नहीं। मतलब इस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ ही नहीं रहा। तुमने पार्टिकल को ड्रॉप किया तो वाई में कितनी वेलोसिटी दी? जीरो। और पार्टिकल को फेंका तो वाई में कितनी वेलोसिटी दी? जीरो। मतलब ये हुआ कि असल में टाइम ऑफ फ्लाइट मोशन अंडर ग्रेविटी हो या प्रोजेक्टाइल मोशन, वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है।
वर्टिकल डायरेक्शन में दिए गए वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में दिए गए वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलो, वर्टिकल डायरेक्शन में 0। आगे फेंकने की वजह से ये डिसाइड होगा कितना आगे जाके गिरेगा, नीचे कितनी देर में आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है नीचे तुमने कितनी वेलोसिटी दी। इसको ड्रॉप किया, वर्टिकल वेलोसिटी बोलो 0। इसको आगे फेंका, वर्टिकल वेलोसिटी बोलो 0। दोनों को ग्राउंड तक आने में, अरे दोनों को ग्राउंड तक आने में सेम टाइम है। अब बात है कि सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया, तो ये भी बताओ सर, ये भी बताओ कि पार्टिकल को अगर मैं यहां से u वेलोसिटी से आगे फेंका है, h हाइट से आगे फेंका है, तो कितना आगे जाके गिरेगा, रेंज बताओ। तो रेंज मतलब x डायरेक्शन का मोशन, x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी बोलो u, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो √2h/g। ये हो जाएगा आपका रेंज, ये हो जाएगा आपका रेंज। समझ आई ये बात? नेक्स्ट देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब एक दो सवाल कर लेते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। देन फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका स्पीड बताओ। बेटा ढंग से सुनना, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से मैंने प्रोजेक्ट किया ना, 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में मैंने प्रोजेक्ट किया। एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखना बेटा, ये पार्टिकल 3 सेकंड के बाद कहीं यहाँ पे होगा, इसकी एक्स वेलोसिटी तो अभी भी 40 मीटर पर सेकंड होगी, एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई का 0 और एक्सीलरेशन जी की वैल्यू है 10। तो v बराबर u प्लस ए टी, यू को रखो 0, ए को रखोगे 10 और टी को रखोगे आप 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी देखो, ये 40 आगे 30 नीचे, 40 प्लस 30 70 मत कर देना, ये परपेंडिकुलर में है। तो नेट वेलोसिटी आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू √30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ आया आपको बहुत अच्छे से? अच्छा, अगर मैं 40 मीटर पर सेकेंड से आगे थ्रो कर देता हूँ और पूछता हूँ कि रेंज बताओ कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड से आगे थ्रो किया और पूछा रेंज बताओ कितना होगा, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड से जब मैंने आगे थ्रो किया तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये 40 पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम फ्लाइट तो इस बात पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने हाइट से मैंने फेंका है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है सिंपल √2h/g। जब आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो तो, जब आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो तो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, यह है फाइटर प्लेन और ग्राउंड से, जमीन से 2000 मीटर की हाइट पे, कितने मीटर हाइट पे बेटा देखो, 2000 मीटर, 2000 मीटर की हाइट पे इंडिया का फाइटर प्लेन है और 500 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर मूव कर रहा है। अब ये पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया और बम गिराना, ये रहा पाकिस्तान, ये यहाँ छोटा सा, क्योंकि ये 2000 मीटर ऊंचाई पे है और 500 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान इतना दिख रहा है। या मान लो कि ये पाकिस्तान तो बड़ा है, ये पाकिस्तान है और ये है पाकिस्तान का पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को उड़ाना है सीधा, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे तो अपने को इस बॉर्डर को क्रॉस करना नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान के पार्लियामेंट से कितने डिस्टेंस पहले हमें बम को नीचे ड्रॉप कर देना होगा? फिर पहले क्यों? अगर यहाँ पे पार्लियामेंट है तो हेलीकॉप्टर को तो पाकिस्तान के अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर तो बम ड्रॉप करेंगे तो सीधा जाके गिरेगा। नहीं भाई, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अब ये फाइटर प्लेन 500 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें भारी भारी बम रखे हैं और मैं लेके जा रहा हूँ बम, मैं ही लेके जा रहा हूँ। ऊपर खड़ा है एमआर के हाथ में बड़ा वाला बम। और मुझे ये पाकिस्तान के संसद भवन पे गिरा देना है, पार्लियामेंट पे गिरा देना है। अब मेरी बात सुनना, तो मैं अगर बॉर्डर के उस तरफ चला गया तो मैं ही मुसीबत में आ जाऊंगा। तो मुझे इससे कितने डिस्टेंस पहले इस बम को ड्रॉप कर देना चाहिए, ये है सवाल। तो कितने डिस्टेंस पहले ड्रॉप कर देना चाहिए मतलब, तो जब आप ड्रॉप करोगे तो बम तो सीधा नीचे गिरेगा ना 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 ना। देखो फिर से,
मूविंग चीज़ पे जब कोई आदमी बैठा हो, मैं इस फाइटर प्लेन पे बैठा हूँ और ज़मीन से तुम मुझे देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो? ज़मीन से देख रहे हो। रामलाल यहाँ पे बैठा है, रामलाल है। तो रामलाल जब मुझे देखेगा तो रेस्ट में पाएगा कि चलता हुआ? सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप मूविंग हो। फाइटर प्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, मेरा वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, तो इस बम का वेलोसिटी भी कितना हुआ? 500 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई रेस्ट में रखा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जो चल रहा है वो खुद के रिस्पेक्ट में। मेरे रिस्पेक्ट में तो बम मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे बम पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ? फाइटर प्लेन पे। फाइटर प्लेन की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, मेरा स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे हाथ में जो बम है उसका भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, यहाँ से क्या करूंगा? ड्रॉप मान लो कर लीजिए यहाँ से मैंने। जैसे ही मैंने यहां से ड्रॉप किया तो बम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड मिलेगा ही, क्योंकि मूविंग फ्रेम से इसको डिटैच किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप मूविंग फ्रेम से डिटैच करते हैं वो फ्रेम की वेलोसिटी को कॉपी कर लेता है। याद रखिएगा इस बात को। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करते हैं या डिटैच करते हैं, वो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी को कॉपी कर लेता है। तो भले ही बम को मैंने ड्रॉप किया, लेकिन ये 500 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसको बम को एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मिला, ड्रॉप करने के बाद बम को एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मिला, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 500 मीटर पर सेकंड पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका रूट अंडर 2h/g। जी की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? ढंग से सोचो। तो एच की वैल्यू रखोगे 2000 मीटर और जी है 10, तो 10 से कैंसिल होगा तो 200 मल्टीप्लाई 2, तो रूट अंडर 400 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 सॉरी 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 20 सेकेंड। तो बताओ बम को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? सर 20 सेकेंड टाइम लगेगा। अब 20 सेकेंड में इतने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो रेंज हो जाएगा x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी बोलो सर 500 मीटर पर सेकेंड इंटू 20, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 इंटू 0.0010⁻³ तो 10 किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर या उसके पार्लियामेंट से मुझे 10 किलोमीटर पहले ही बम को ड्रॉप कर देना होगा, 10 किलोमीटर पहले। मतलब असल में पाकिस्तान को उड़ाना है ना, तो भारत में बम गिरा दूंगा मैं, इंडिया में भी बम गिरा दूंगा, क्योंकि मैं बम ऐसा नहीं कि पहले फाइटर प्लेन को जाके रेस्ट में रोक लेते हैं, है ना, पाकिस्तान में घुसा दूंगा मैं फाइटर प्लेन को और उसके पार्लियामेंट के ऊपर में जाके मैं रेस्ट में रख दूंगा प्लेन को और फिर बम गिराऊंगा, ऐसा नहीं होता। चलते हुए फाइटर प्लेन से बम गिराना होता है। असल में पाकिस्तान बॉर्डर और पार्लियामेंट से मैं 10 किलोमीटर पहले ही बम को गिरा दूंगा, इंडिया में ही बम को गिरा दूंगा। अब मेरे प्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, फाइटर प्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, तो बम की वेलोसिटी भी 500 मीटर पर सेकंड आगे। असल में जाके वो कितना डिस्टेंस पे गिरेगा? 10 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब ये हो जाएगा बेटा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पहले ही मैं गिरा दूंगा। या फिर सवाल ऐसे पूछता है, सिंपल कंसेप्ट समझो कि मान लो मूविंग फ्रेम प्लेन में बैठ के इतने मीटर पर सेकंड की प्लेन में बैठ के यहाँ पे मैंने बम को ड्रॉप किया, तो यही गिरेगा, कहीं आगे जाके गिरेगा? तो आगे जाके गिरेगा 10 किलोमीटर आगे। अब दो इंपॉर्टेंट बात, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एमआर एंड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। रामलाल मतलब जो ग्राउंड पे, एमआर जो उसने फेंका है, ऑब्जेक्ट मतलब वही बम। अब रामलाल को ये बम गिरता हुआ जब दिखेगा तो रामलाल को दिखेगा बम ने एरोप्लेन की वेलोसिटी कॉपी कर ली और बम पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये बम स्ट्रेट लाइन में नीचे आता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने बम को ड्रॉप कर दिया। अब मैं भी 500 से आगे, बम भी 500 से आगे, तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं भी 500 से आगे चल रहा हूँ, बम भी आगे, मेरी और बम दोनों की वेलोसिटी आगे 500 मीटर पर सेकंड होगी। अरे मैंने ड्रॉप किया है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। आगे कितने से जाएगा? 500 से। मैं आगे 500 से, वो भी आगे 5, मैं भी 500 मीटर पर सेकंड जाएंगे, तो किसी भी इंस्टेंट पे बम मेरे नीचे दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं है? तो मेरे रिस्पेक्ट में पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस ड्रॉप्ड बॉम्ब का या पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ग्राउंड से बैठ के देखा जाए तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला। समझ में आई बात? पैराबोला। तो बस ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बहुत आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। ये बस आपको ये करना आना चाहिए कि इस मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाकी का काम बहुत आसान है। अगर इतना करना आ गया तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन।
तो फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का जैसा आपने 1D में पढ़ा था वैसा ही है। वहां पे एक लाइन पे ऑब्जेक्ट, सॉरी एक लाइन पे दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे थे, यहाँ पे प्लेन पे चलेंगे। बहुत छोटे से एग्जांपल से मैंने सवाल स्टार्ट किया है। पार्टिकल ए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ईस्ट में और बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में। तो आप यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये माइनस आई कैप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा, ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जा रहा है ये आपसे मान लीजिए पूछा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं तो एक तरीका बताऊंगा आपको मजदूरी का और दूसरा तरीका बताऊंगा एमआर स्टार। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका अपन बताएंगे आपको एमआर स्टार। तो ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मुझे निकालना है। तो मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। यही तो होता है बेटा। वी ए बी का मतलब किसकी वेलोसिटी, तो सारी चीज मैंने 1D में डिफाइन कर दी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या है ऑब्जर्वर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले जिसका वेलोसिटी लिखा है वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी, ऐसे रटो, देखो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये 1D में मैंने डिफाइन कर दिया, ड्राइव कर दिया इधर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वी ए माइनस वी बी। अब वी ए बोलो कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, वी ए कितना है, तो 10 ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन को अपन आई कैप बोल सकते हैं, तो इसको बोल दोगे आप 10 आई कैप। एंड बी इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ, मतलब इसको बोल सकते हो 10 जे कैप। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है माइनस ऑफ 10 जे कैप दिया है। सर ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आ गया सर देखिए 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अगर इसको देखना हो कि असल में कहाँ है, तो आप देखिए ध्यान से, आगे को आई कैप बोलेंगे तो पीछे वाली डायरेक्शन को माइनस आई कैप बोलेंगे, तो आगे 10 आई कैप, ये तो आगे 10 आई कैप है और नीचे 10 जे कैप, नीचे माइनस 10 जे कैप, माइनस 10 जे कैप। इस डायरेक्शन में दिखाई देगा आपका वी ए बी, कितने डिग्री पे, 45 पे, ये भी 10 ये भी 10, तो नेट कितने पे आएगा बेटा, 45 डिग्री। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी देखेंगे, तो बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 10 10 रूट 2, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो देखो आगे की डायरेक्शन क्या बोलेंगे अपन, ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप लिखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, कोई एंगल नहीं लिखा, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में, अगर कोई एंगल होगा तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता। आंसर क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, एक ही बात है, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ से ईस्ट की तरफ बीच में या ईस्ट से साउथ की तरफ बीच में, ये आएगा तो नेट बीच में ही ना वेलोसिटी, ये हो गया। ये पूरा है मजदूरी वाला तरीका, आप ऐसे कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ये मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा, 1D में क्या होता था, एक लाइन में ही चलते थे, दोनों आगे या एक आगे एक पीछे, यहाँ पे एक आगे एक ऊपर। अब यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होता है, ध्यान सुनना, बच्चा कहता है सर ये तो जा रहा था ईस्ट में और ये जा रहा था नॉर्थ में, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी सर बीच में आना चाहिए, आपने कहाँ ले गए। रामलाल, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एडिशन नहीं होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। ये जा रहा था ए आगे बी ऊपर, तो नेट वेलोसिटी थोड़ी नहीं निकालना है, वेलोसिटी का एडिशन थोड़ी ना करना है, वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, ये है तुम्हारा आम जिंदगी मजदूरी वाला। अब तुम्हें आम से खास बनना है और क्वेश्चन को आसानी से विजुअलाइज करना है। पता नहीं बच्चे को, कुछ बच्चे को ये नहीं समझ में आता अभी भी। मैं बेटा मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो आप नहीं कह सकते सर हम मजदूरी कर लेंगे, 3 घंटा ही मिलेगा तुमको टाइम एग्जाम में। अब 3 घंटे में अगर आप मजदूरी करने बैठ गए तो तुमसे ना तो आज तक पेपर कंप्लीट हुआ है, ना होगा, ना एग्जाम में, ना घर पे, ना बिल्डिंग में, ना कोचिंग में, ना कहीं भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जो है उस पर थोड़ा सा डाउट है बेटा। अब क्यों कंफर्ट जोन में बैठ के आप चीजों को देख रहे हो, थोड़ा सा संघर्ष करो। चलो सर आप बताओ, तो तरीका तो बताओ। तो एक मैंने ये बहुत प्रेम से बताया, एक बार और बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, एक बार और बताता हूँ। क्रैश कोर्स से इतना ध्यान रखना, 10 सवाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ, देखो ए जा रहा है ईस्ट में, बी जा रहा है नॉर्थ में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। बी ए देखो ये ए आई कैप इसलिए लिखा है क्योंकि ईस्ट वाले को डायरेक्शन को आई कैप बोल सकते हो, तो 10 आई कैप, ये नॉर्थ में जा रहा है तो 10 जे कैप, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप का मैग्नीट्यूड होगा 10 रूट 2, क्या होगा 10 रूट 2। ठीक है, अब इसको प्लॉट किया अपन ने, ग्राफ में देखा 10 आई कैप 10 जे कैप, तो आई मतलब ईस्ट,
और जे मतलब नॉर्थ था तो माइनस जे मतलब साउथ हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ, जे मतलब नॉर्थ, तो देखो माइनस जे मतलब साउथ, देखो माइनस जे है इसलिए ये साउथ। ठीक है ना। अब मेरा वाला देखो, मेरा वाला तरीका देखो, मेरा वाला एमआर स्टार। अब मेरी बात सुनो, किसका वेलोसिटी चाहिए? ए का। तो जिसको देखना है, जिसका वेलोसिटी आपको निकालना है, उसको तो एज इट इज रहने दीजिए, ए है 10 से जाने दीजिए इसको। ये जहां जा रहा था ना जाने दीजिए, इसको मत छेड़िए, इसमें 10 से जाने दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? सर बी, बी का है, बी का है, बी है रामलाल, बी है तुम्हारा वो रामलाल जो ऑब्जर्वर, जो जिसको ना वो कभी अपने आप को चलता हुआ मानता ही नहीं है। ये जो रामलाल जो है ना इंसान का बच्चा है, ये जो रामलाल इंसान का बच्चा है ना, इंसान का बच्चा ये रामलाल, इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा ये रामलाल कभी भी अपने आप को चलता हुआ मानता ही नहीं। मैं बोलता हूँ भैया कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो? तो स्पीड ऑफ लाइट से भी चलेगा, बोला मैं नहीं चल रहा। बस में बिठा दो, बोलो कितनी वेलोसिटी से, बोला मैं नहीं चल रहा। उसको ट्रेन में बिठा दो, बोलो कितनी वेलोसिटी से, मैं नहीं चल रहा। हवाई जहाज में बिठा दो, कितनी वेलोसिटी से, बोला मैं नहीं चल रहा। क्या है? जो ऑब्जर्वर होता है फिजिक्स में, वो रामलाल इंसान का बच्चा, वो कभी अपने आप को चलता हुआ नहीं मानता। अब वो जिसको भी देखता है तो अपनी वेलोसिटी, मेरी स्टेटमेंट लिखो ध्यान से, जो रामलाल है, जिसके जो ऑब्जर्वर है उसको रामलाल बोल देते हैं, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ये रामलाल, ये बी, वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा। और उसके पास जो कुछ भी था, उसके पास वेलोसिटी एक्सीलरेशन 2D में सिर्फ वेलोसिटी होगा। तो जितनी वेलोसिटी उसकी थी, उसको जितनी वेलोसिटी थी, देख इधर 10 ऊपर, ये 10 ऊपर, ये वेलोसिटी को करेगा उल्टा और उसमें जाके चिपका देगा जिसको देखना है। इस वेलोसिटी को करेगा उल्टा। ये ऊपर था ना बी का, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी अपनी वेलोसिटी करेगा उल्टा, जाके इसमें चिपका देगा, ये 10 जे कैप। और नेट वेलोसिटी वो देखेगा, अपना वेलोसिटी उसको देख देगा, उल्टा करके उसमें जाके जोड़ देगा। अपनी वेलोसिटी रामलाल जो इंसान का बच्चा है, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके उसमें जाके जोड़ देगा, बोलेगा ले तू ले, रख ले जा। अब बता नेट कितना है? तो 10 आई और 10 जे, तो नेट हो गई है। ये है आपका वी ए बी, 10 और 10 का मैग्नीट्यूड 10√2 एंगल 45 डिग्री। ये है तुम्हारा ईस्ट आगे की तरफ, और नीचे की तरफ तुम्हारा था साउथ, ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ आंसर। बजाओ ताली। तुम्हें कौन समझ आया बता? ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस कर लो। किस्मत में लिखा है मजदूरी ना, किस्मत है तुम्हारा, तुम क्या कर लोगे बेचारा। किस्मत में ही मजदूरी लिखा है तो तुम उसको बदल नहीं सकते। किस्मत पे रो और करो यार। ये चीज तो तुम्हें बाद में ये भी करना ही पड़ेगा। यहाँ से 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप का फील लेने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए करना ही पड़ा लास्ट में, और मैंने वो कर दिया, सीधा आंसर निकाल दिया। बता, ये सारी चीजें मेहनत से बनती है और कोई भी बहुत आसानी से इसको नहीं पढ़ाया ऐसा पढ़ा देगा। अगर पढ़ाने को मिल रहा है तो इज्जत करो थोड़ा सा, ठीक है ना। बताओ आंसर, चलो छोड़ो बकवास बातें, ये बताओ आंसर समझ आया कि नहीं आया? आंसर समझ आया कि नहीं आया? 10√2 ईस्ट ऑफ साउथ। कुछ नहीं किया यार, मतलब मेरा तरीके में तो कुछ है ही नहीं, और लिखना तुम्हें दोनों है। मेरे तरीके में तो कुछ है ही नहीं यार। जिसको देखना है उसको एज इट इज रहने दो, और जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, वो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी उल्टा करके उसको जाके उसमें जोड़ के फिर देखेगा। ऐसे नहीं देखेगा, जोड़ के फिर देखेगा। तो इसके पास जो 10 था वो इसने जोड़ दिया और फिर देखा। ये रहा आपका आंसर। वी ए बी को बताओ क्या लिख लोगे? आगे की तरफ है तो 10 आई कैप, नीचे की तरफ है तो माइनस 10 जे कैप। ये रहा आंसर। सब कुछ निकाल दिया मैंने, जिस जिस फॉर्मेट में चाहिए एक ही लाइन में खींच के बना दिया। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे समझिएगा, एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो ए, इधर जा रहा है वी ए से इधर जा रहा है। ए इज मूविंग विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। देखो लिखा है ए इज मूविंग विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जब लिखा होता है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब समझो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री ईस्ट। कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ। ये जो बाद में लिखा होता है वो फ्रॉम होता है, फ्रॉम टू नॉर्थ टू ईस्ट 37 डिग्री। यहाँ से ऐसे चल रहा है। देन फाइंड स्पीड ऑफ बी इफ ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी। मतलब एक पार्टिकल बी भी है जो कि ईस्ट में कुछ वेलोसिटी वी बी से चल रहा है। ये डायग्राम में दिया हुआ है, मान लो ये डायग्राम में दिया हुआ है ना, बी वी दिया हुआ है।
ये ईस्ट में चल रहा है, ये डायग्राम में प्लॉटेड है, बात मानो मेरी, डायग्राम में प्लॉटेड है। अब फिर से सवाल करो, ए इज मूविंग विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, देखो ये 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री। देन फाइंड स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड कितनी होनी चाहिए इफ ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी। ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी का मतलब क्या है, मतलब जो ए है वो असल में तो ईस्ट नॉर्थ में चल रहा है, ईस्ट नॉर्थ में चल रहा है 37 डिग्री, लेकिन बी को दिखाई दे रहा है कि सीधा ऊपर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। देखो स्पीड ऑफ बी, देन फाइंड स्पीड ऑफ बी इफ ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी। जो ए है हमेशा बी को नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सॉल्यूशन देखो, आंसर समझना, डायरेक्ट एमआर स्टार तरीका समझना। ये ए है, इधर जा रहा है, मान लो ये देखो ये ए है, इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, एंगल भी गिवन है 37 डिग्री। फील द फिजिक्स, फील द फिजिक्स। वेयर इज बी, बी। अब देखो ऑब्जर्वर कौन है, ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी ऑब्जर्वर है। बी कुछ ना करेगा भाई, बी है रामलाल, वो बोलेगा मैं चल ही नहीं रहा, मेरे पास जो कुछ भी है ना, वीबी आगे था ना, इसको दे देता हूँ, ये वीबी इसको दे देगा और इसमें जोड़ के नेट वेलोसिटी इसकी देखेगा। अब इसको नेट वेलोसिटी कह रहा है कि वो नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ईस्ट में जा ही नहीं रहा। ये कैसे संभव है, तो 50 का आगे का कंपोनेंट होगा 50 साइन 37, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा 50 साइन 37, और ऊपर कितना होगा, ये होगा सर 50 कॉस 37। ये कंपोनेंट ले सकता हूँ ना, 50 साइन 37, साइन 37 इज 3/5, 5 से कैंसिल होगा, आगे आएगा 30। तो आगे ये 30 और पीछे वीबी अगर इक्वल हो जाए, अगर वीबी जो बी 30 से अगर चल रहा होता तो ये उल्टा करके इसमें 30 चिपका देते, इसका खुद का कंपोनेंट 30 आगे और वीबी 30 पीछे। इफ वीबी इज इक्वल टू 30, तो इसका मतलब जब बी ए को देखेगा तो ए सीधा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जितने वेलोसिटी से ए आगे जा रहा था उतनी वेलोसिटी से बी आगे जा रहा था, जितनी वेलोसिटी से ए आगे जा रहा था उतनी वेलोसिटी से बी आगे जा रहा है। तो बी जब ए को देखेगा तो बी ए को आगे जाता हुआ देखेगा ही नहीं, कहाँ जाता हुआ देखेगा, ऑलवेज नॉर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ। ए इज ऑलवेज नॉर्थ ऑफ बी, जो बी के रिस्पेक्ट में ए हमेशा नॉर्थ में है, मतलब वो आगे जाता हुआ उसको दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी ए की आगे है उतनी ही बी की आगे है, तो आगे की तरफ दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, 0, इसीलिए बी को ए नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे सवाल इन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पे कहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये समझिएगा, मान लीजिए एक पार्टिकल ए और उसी लाइन में दूसरा पार्टिकल है, मैंने बनाया है बी। इफ ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी है, देखो ए इधर जा रहा है वी ए से और बी इधर जा रहा है वी से, और मैं चाहता हूं ये दोनों कोलाइड करते हैं, कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। तो टकराने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये टकरा जाए इसके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, तो सुनो, अगर दोनों को मूव करा के देखोगे तो ये इस लाइन पे चल रहा होगा और ये इस लाइन पे चल रहा होगा, तो ये जरूरी नहीं कि टकरा जाए, लेकिन अब टकराने के लिए आपको कंडीशन निकालना है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए नेसेसरी कि कोलाइड करे। बहुत आसानी से देखना बेटा, नीट 2015 में ये सवाल पूछा था। वो सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा कंडीशन ऑफ कोलिजन की फील दिलाता हूँ। बताओ, बाहर से बैठ के देखोगे कि रामलाल बन के किसी के एक सर पे बैठ जाओ, तो रामलाल के बिना सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है टोटली, रामलाल बनना पड़ेगा। तो आप ए के सर पे बैठ जाओ, ए के सर पे बैठ जाओ, तो ए तुम्हें कैसा दिखाई देगा, सर रेस्ट पे। ए मुझे कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। और ये रहा बी, ये रहा। अब ए अपने आप को चलता हुआ मानेगा ही नहीं, क्योंकि ए के पास जो कुछ भी था वो बी को दे देगा, उल्टा करके सीधा करके जैसे देना है उसमें जाके जोड़ देगा, अपने आप को रेस्ट में मानेगा। अब यहाँ पे ध्यान से कंसेप्ट समझना कि अब ए अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ये हो गई बी की पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हैं ये हो गया सर आर बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। अब अगर ए अपने आप को रेस्ट में मान रहा है और बी की रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ गई, तो ए अपने आप को तो रुका हुआ मान रही, तो चल ही नहीं रहा, और मान लो बी इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कोलिजन नहीं हुआ। कैसे हो जाएगा यार, ये अपने आप को यहाँ मान देख रहा है और उधर देखा बी इधर जा रहा है, तो कोलिजन कैसे हो जाएगा। कोलिजन के लिए ये जरूरी है, भले ही बी इधर जा रहा हो, लेकिन कोलिजन के लिए ये जरूरी है कि जब ए बी को देखेगा, ए अपने आप को रेस्ट में मान लिया, तो बी उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देना चाहिए।
बी उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देना चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, ए को दिखाई देना चाहिए, भले वो आए ना है, लेकिन ए जब अपने आप को रेस्ट में मान लेगा तो बी उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन यहां से आप देखो आंसर आ गया। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या कहता है कि बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में जिस भी डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी होनी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन को अपन देखो तुम यहाँ पे कह सकते हो सर पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी के इक्वल रख दिया, इतने मेहनत से आपने डायमेंशन सिखाया तो खुद ही गलत कर रहे हो। तो बेटा मैंने आपको ये भी सिखाया है कि डायरेक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायरेक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता। मैं वेक्टर कैप लगा रहा हूँ, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये पोजीशन का डायरेक्शन है। वेलोसिटी का डायरेक्शन पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। ये है आपका कंडीशन ऑफ कोलिजन। देखो ए अपने आप को रेस्ट में मान लिया और बी को देखा, तो बी की पोजीशन ये हुई, बी की पोजीशन ये हुई। अब बी इधर आता हुआ दिखाई देगा तभी तो जाके इससे टकराएगा, तो बी इधर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। किसको? ए को। असल में बी इधर जा रहा है लेकिन ए को इधर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, बी किधर जा रहा था बताओ सर? बी इधर जा रहा था, ठीक है लिखो बी इधर जा रहा था, कितने एंगल पे? बीटा एंगल पे, कोई दिक्कत नहीं, बीटा ले लो, एक्स एक्सिस से बीटा। और ए जा रहा था इधर, इसकी वेलोसिटी उल्टा करोगे तो ये हो जाएगी, उल्टा करके इसको दे दो इधर, देखो इसको उल्टा करोगे, ये उल्टा करा मैंने, तो देखो इधर से अल्फा एंगल बनाया तो ये भी अल्फा होगा, मतलब ये बनाएगा अल्फा, ये होगा बी। अब देखिएगा प्लीज ढंग से, अब आप कह रहे हो कि बी इस लाइन पे आता हुआ दिखाई देना चाहिए, मतलब बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इधर होना चाहिए, तो बी का कंपोनेंट ऊपर होगा वी बी साइन बीटा और वी ए का कंपोनेंट नीचे होगा वी ए साइन अल्फा। अगर ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो पक्की बात है जितना बी से बी ऊपर जा रहा था, जितनी वेलोसिटी से बी का कंपोनेंट जितना ऊपर था उतना ही ए का कंपोनेंट ऊपर है। देखो ना वी ए ऊपर क्या हो गया, बी का ऊपर कंपोनेंट बोलो वी ए साइन अल्फा, ये तो उल्टा करके दियो इसलिए नीचे दिखाई दे रहा है। अब कंडीशन ऑफ कोलिजन यहां से आ जाएगा कि वेलोसिटी बी का इधर बचना चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, इसके लिए लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, सेम। तभी बी जितने से ऊपर जाना चाहता था ए के रिस्पेक्ट में, ए ने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दी तो बी को इधर जाता हुआ देखेगा ए खुद की वजह से, और बी ऊपर जा रहा था इतने से, ए इसको नीचे ये जोड़ के देखेगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो कंडीशन ऑफ कोलिजन एक ही चीज है लेकिन ये दूसरे लैंग्वेज में आया है कि वी बी साइन बीटा बराबर बी ए साइन अल्फा होना चाहिए, बी ए साइन अल्फा होना चाहिए, तभी कोलाइड होंगे। अगर गलती से भी ये ज्यादा है और ये कम है तो ए अपने आप को रुका हुआ तो मान ही रहा है, बी उसको ऊपर जाता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। अगर ये डोमिनेटिंग हो गया तो, अगर ये डोमिनेटिंग हुआ तो बी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इसका फील करा देता हूँ, इसका फील करा देता हूँ। मान ले ए इधर जा रहा है, मान ले ए इधर जा रहा है और बी आगे आ रहा है, क्या कोलिजन होगा? सोच के बता क्या कोलिजन होगा? नहीं हो रहा था ना फील, जब तक फील नहीं कराऊंगा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कोलिजन होगा कि नहीं होगा? बोलो। ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, खुद से जा रहा है, ये इधर आ रहा है, बताओ कोलिजन होगा कि होगा? नहीं होगा। तो आपको कैसे पता? देखो बताता हूँ, सॉल्यूशन देखो। ए अपने आप को रेस्ट में मानेगा और अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बी को देगा, तो बी की वेलोसिटी एक हो गई है वी बी और नीचे ऐड कर देगा वी ए। अब बी ए अपने आप को रेस्ट में मानेगा और अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ दिया, बी को इधर जाता हुआ दिखेगा क्योंकि बी की खुद की वेलोसिटी इधर थी वी बी और नीचे अपना ऐड कर दिया वी ए, तो इधर जाता हुआ बी दिखाई देगा ए को। तो कोलिजन कैसे होगा? ए तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा और बी इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा, कोलिजन हो ही नहीं सकता। फील आया? अब देखो बेटा थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मान लो ए इधर जा रहा और बी इधर आ रहा, बताओ कोलिजन होगा? कैसे होगा सर? ए इस लाइन पे चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा, तो कोलिजन कैसे होगा? नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो क्यों नहीं हो रहा, मैं फिर से फील कर रहा था क्यों नहीं हो रहा। एक के रिस्पेक्ट में अगर बी को देखोगे तो ए को रेस्ट में मानोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टा करोगे, इसको दे दोगे, तो खुद बी भी इधर जा रहा था और ए का वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ दिया, तो ए भी इसको इधर ले जा रहा था, डबल रफ्तार से इधर आता हुआ दिखाई देगा बी। कोलिजन ही नहीं होगा। कोलिजन कब होगा? तो कोलिजन देखोगे, मान लो कि ए कहीं इधर जा रहा और बी कहीं इधर जा रहा, तो हो सकता है कि कोलिजन हो जाए। और कोलिजन तभी होगा जब इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वीवी का और वीए का कंपोनेंट, वीए का ऊपर कंपोनेंट और वीबी का ऊपर कंपोनेंट सेम आ जाए। तो ए को ऐसा लगेगा कि बी ऊपर जा ही नहीं रहा, अरे भाई ए का वेलोसिटी ऊपर लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर और बी का वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर सेम आ जाए, तो ए को लगेगा बी ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब कहाँ आ रहा? मेरी तरफ आ रहा, तो कोलिजन हो जाएगा। अरे भाई ए को ये महसूस हो कि बी मेरी तरफ आ रहा है, इसके लिए जरूरी है
इसके लिए जरूरी है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, और ये तब होगा जब ए की वेलोसिटी जितना ऊपर बी की वेलोसिटी उतना ही ऊपर। समझ आए ये बात? चलो देखो यहाँ पे, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी है, देखो फील करो इस बात को। कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, मतलब देयर नॉट देयर वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, their velocity must be same perpendicular to the line joining of A and B. ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन, अगर आप थोड़े से भी समझदार होंगे और बुद्धि होगा तो आपको लगेगा कि एक ही चीज को दो लैंग्वेज में बोल रहा हूं। देखो, कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी देखिए, इसको मिटा देता हूं बेटा, है ना, ताकि अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी मतलब वीए वीबी नहीं, वीए का कंपोनेंट और वीवी का कंपोनेंट मस्ट बी सेम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। वीए का वेलोसिटी ऊपर, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, इनका लाइन जॉइनिंग ये है, वीए का वेलोसिटी ऊपर और वीवी का वेलोसिटी ऊपर, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, देखो पर मस्ट बी सेम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। अगर जितने से बी ऊपर उठा उतने से ए ऊपर उठा, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वाई एक्सिस में हो गई जीरो, तो ए को लेगा बी मेरी तरफ आ रहा और कोलिजन हो जाए। मैं कह रहा हूं कि बी की वेलोसिटी इस लाइन में होनी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, मतलब परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी तभी जीरो होता है जब दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम आ जाए। एक ही बात हुई ना यार, बताओ फील आया कि नहीं यार? तो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होनी चाहिए? वीए का कंपोनेंट इधर और वीवी का कंपोनेंट ये इधर, दोनों ऐड होके बी बीए बनाएगा, और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जीरो हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग जीरो होना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी, मैं कह रहा हूं कि बी का रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बचना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर जीरो हो जाना चाहिए। अब तो फील आ गया होगा? ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन। अब नीट में सवाल क्या पूछा था, देखो नीट में सवाल क्या पूछा था, ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन एआईपीएमटी 2014। एआईपीएमटी 2014 में सीधा सवाल पूछा था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सवाल पूछा था किसी पार्टिकल ए की पोजीशन है आर ए, पार्टिकल बी की पोजीशन है आर बी, और दोनों की वेलोसिटी वी एंड वी बी है, तो कंडीशन ऑफ कोलिजन बताओ, कंडीशन ऑफ कोलिजन बताओ। तो देखो बेटा, ए को मान लो रेस्ट में, अगर ए को रेस्ट में मानते हो और बी यहाँ है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या होगी? ये होगी, ये होगी, देखो इसमें भी बना के, तो ये होगी, ये वेलोसिटी, ये हो गई, ये हो गई, देखो एरो, ये हो गई सर पोजीशन ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में। असल में बी की पोजीशन ये है ओरिजिन से, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये होगी, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब कोलिजन हो, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आ गया, कोलिजन हो, इसके लिए जरूरी है कि बी कहीं भी जाए लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी इस लाइन पे आते हुए दिखाई देना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वेलोसिटी और ये पोजीशन। बी को ए को बी यहां दिखा और इधर आता हुआ दिखा, तभी तो जाके इससे टकराएगा। मतलब क्या था कि बी का वेलोसिटी ए की तरफ होना चाहिए, मतलब पोजीशन वेक्टर के, बी के पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो देखो बेटा क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए बटा मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, ये होगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर बी माइनस मॉड ऑफ आर ए। ये तुमने जो भी चीज समझा है ना, पूरे रिलेटिव मोशन का बेटा सबसे मुश्किल हिस्सा है ये। सर ये तो आसान होगा बेटा, आसान ही है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, चिंता मत करो, ये आसान ही है, मुश्किल नहीं है, आसान है ना। लेकिन सबसे मुश्किल चीज था ये जो आप सीख गए, अब तुम्हें सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने रिलेटिव मोशन का खुद से एक सवाल बनाया हुआ है जो कि रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन का एकदम अच्छा विजुअलाइजेशन देता है। आओ इस सवाल को देखें। एक ट्री है और ट्री के ऊपर मैं बैठा हूं, एमआर, ट्री रेस्ट में है और मैं ऊपर बैठा हूं, बढ़िया से ट्री के ऊपर मैं आराम से बैठ गया, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये आदमी है एम1, एम1 जा रहा 4 मीटर पर सेकेंड से आगे, ये दूसरा आदमी है एम2, दो बच्चे ले लिए, एक तुम और एक ये ऊपर जा रहा एम2 3 जे कैप्स, और ये रहा बर्ड, एक चिड़िया भी है, और चिड़िया उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एंगल 37 डिग्री। क्या बोलोगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल पे 5 मीटर पर सेकेंड। अब कितने लोग हो गए सर? 4। एक ये M1, ये M2, एक ट्री पे बैठा MR और ये वर्ड, 4 लोग हो गए। अब सबसे आसान चीजें पहले, वेलोसिटी ऑफ मैन M1 विथ रिस्पेक्ट टू MR। MR तो ग्राउंड पे बैठा रेस्ट में है, वो तो एक्चुअल देखेगा। एक्चुअल ये आदमी कितने से जा रहा था? 4 आई कैप से, कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन टू विथ रिस्पेक्ट टू MR, वो देखेगा 3 जे कैप, बहुत ईजी है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR देखेगा बर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये होता है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। चलो सर, चलो बहुत बढ़िया सर। इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 5 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, 5 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 5 cos 37, ये हो जाएगा 4 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका 5 sin 37 3 जे, है ना? तो इसको लिख सकते हो आप 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अरे वेक्टर पढ़ा है तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। अब चलो कहानी मेरे से, मैंने पूछ लिया, तुमने मान लो मेरे से पूछा कि सर बताओ पहला आदमी कहाँ जाता हो दिख रहा है, मैंने बोला आगे, दूसरा ऊपर, चिड़िया इधर। अब मैं बोला कि बेटा M1 से पूछो, तुमने पूछा M1 भाई ये चिड़िया किधर? अरे भाई M1 ये चिड़िया किधर? तो ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू M1 मुझे निकालने दो। आओ आप मजदूरों, मजदूरी करो, वी बोलो। सर वी वेक्टर फॉर्म में हो गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्योंकि ये भी तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता है। तो इसका कंपोनेंट ले लिया आई कैप जे कैप। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 1, तो वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 1 बोलो 4 आई कैप, 4 आई कैप। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 3 आई कैप। ओ हो, इस आदमी से जब आपने पूछा कि भाई M1 ये चिड़िया कहाँ, तो आदमी पता है क्या बोल रहा है? चिड़िया ऊपर उड़ रही है। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैं? हाँ, आई से आई कटा, जे बचा 3 जे कैप। तो ये आदमी बोल रहा चिड़िया ऊपर जा रही, मैं बोल रहा चिड़िया इधर जा रही, XY प्लेन में, नॉर्थ ईस्ट प्लेन में जा रही, इधर जा रही। ये आदमी बोला चिड़िया ऊपर जा रही, बोला मेरे से, बोला सर इसका मुंडी ऐसे है, लेकिन असल में ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको सही बात, ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे उड़ती हुई चिड़िया इसको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? मत समझो, M2 से पहले पूछो, M2 से पहले पूछो वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू M2। भाई M2 तुम्हें चिड़िया कहाँ? तो भाई M2 ने बोला कि सर रुको मुझे निकालने दो। भाई M2 ने बोला वेलोसिटी ऑफ वर्ड, वेलोसिटी ऑफ वर्ड बोलो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस M2, खुद की वेलोसिटी माइनस करी 3 जे कैप, फॉर्मूले का फील लो, 3 से 3 गया 4 आई कैप। मुझे तो सब पता है और तुम्हें भी पता है। अगर तुम यहाँ स्टार लगा के देख रहे हो, सिर्फ उल्टा करके उसमें जोड़ के देख रहे हो, तो तुम्हें सीधा आंसर पता चल रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पर निकाल लेते 4 आई कैप। तो जब आपने M2 से पूछा कि भाई M2 चिड़िया कहाँ, तो M2 बोल रहा कि चिड़िया आगे। 4 आई कैप मतलब आगे, 4 आई कैप का मतलब आगे, 3 जे का मतलब ऊपर। मेरे से पूछा तो मैंने बोला था कुछ, हाँ मैंने बोला था चिड़िया इधर। अब तुम्हें किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा है बताओ? मेरे पे? मैं सच बोल रहा हूँ, ये आदमी सच बोल रहा है कि ये आदमी सच बोल रहा है? मुझे लग रहा है चिड़िया इधर जा रही, और मैं बड़े आराम से बहुत देर तक देखा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे एक चिड़िया इधर जाती हुई दिख रही। मैं बोला भाई M1 तू भी ठीक से देख ले, बोला नहीं सर चिड़िया ऊपर। मैं बोला भाई M2 तू देख ले, बोला नहीं सर चिड़िया आगे। इसको ये M2 बोला कि चिड़िया का मुंडी इधर, लेकिन सीधा आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? सही कौन है? सही सब है अपने अपने रिस्पेक्ट में, सही सब है अपने अपने रिस्पेक्ट में। कैसे? देखो ये आगे जा रहा था 4 से, और बर्ड भी आगे जा रहा 4 से, इसीलिए इस आदमी को चिड़िया आगे जाते हुए नहीं दिखाई दी, सीधा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इस आदमी जा रहा आगे ऊपर 3 से, ये चिड़िया ऊपर 3 से आगे 4 से, तो इसका 3 और इसका 3 कैंसिल, ये चिड़िया इसको आगे आता हुआ दिखाई दिया। अब एक काम करो, तुम इन सब का छोड़ो, चिड़िया से पूछो कि भैया चिड़िया तुम्हें MR कहाँ जाता दिखाई दे रहा?
भाई चिड़िया तुम्हें एम आर कहाँ जाता दिखाई दे रहा? तो चिड़िया बोला कि एम आर सर मेरे रिस्पेक्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं -3i कैप, सॉरी -4i कैप -3j कैप्स। ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट? तो बताया था ना, ये हमेशा याद रखना। क्या बताया था सर? बताया कुछ नहीं, याद पहले करवा दिया। वी ए बी वैक्टर हमेशा होता है -b बी ए वैक्टर। अरे ए बी मतलब वी ए माइनस बी बी, और बी ए मतलब बी बी माइनस बी ए, तो अपोजिट हुआ ना। तो ये देखो, जो बी एम आर है, एम आर वी निकालोगे तो जस्ट माइनस कर दो। मतलब चिड़िया बोला कि सर ना ऐसे जा रही है। तो रहने यार चिड़िया, तू इस आदमी का बता के जा। वेलोसिटी ऑफ मैन वन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन वन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, जो कि होगा -v/bm1, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो v/bm1 निकाला हुआ है, तो ये जगह -3j कैप। अब देखना, आश्चर्य तो अब है। तो अब क्या हो गया? ये आदमी तुम्हें कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जमीन पे बैठ के, या मुझे कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आगे जब मैंने चिड़िया से पूछा, भाई चिड़िया ये आदमी कहाँ? तो चिड़िया बोलिस कि सर हमको तो इधर जाते दिखाई देते, हमको तो इधर जाता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी गड्ढे में जा रहा, ये आदमी गड्ढे में जा रहा बर्ड के रिस्पेक्ट में, बर्ड के रिस्पेक्ट में ये आदमी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखना -3j कैप, क्योंकि इसने चिड़िया को बोला था ऊपर, तो चिड़िया इसको बोलेगा नीचे। पूरा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अच्छा करो, ये करो v/m1/m2। तो चलो अब डायरेक्ट भी करके दिखाते हैं। v/m1 का वेलोसिटी m2 के रिस्पेक्ट में, तो m1 आगे चल रहा था 4i कैप से, तो ये अपने आप उल्टा करके इसमें जोड़ देगा -3j कैप, इधर जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो एक सवाल मैंने लिखा था, कितने सवाल लिखा था? एक, लेकिन एक सवाल 10 सवाल के बराबर है पूरे रिलेटिव मोशन को फील करने के लिए। समझ आया बहुत अच्छे से? एक सवाल 10 सवाल के बराबर है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिवर मैन प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। रिलेटिव मोशन इन प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रिवर मैन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये रिवर है। कभी आपने स्विमिंग करी है क्या? बच्चे बोलते हैं, क्लास में मैं पूछता हूँ, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। मैं क्लास में पूछता हूँ, बच्चे आपने कभी स्विमिंग करी है? तो बच्चा कहता है हाँ सर। कहाँ? तो स्विमिंग पूल में। अबे उसमें क्या स्विमिंग करना, वो तो पानी रुका हुआ है। रेस्ट वाटर में स्विमिंग करने में क्या खास बात है? बहते हुए पानी में कूदो तब तो जाने, बहते हुए पानी में स्विमिंग करना मुश्किल। अब मान लो वाटर इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, देखना इस एक्स एक्सिस की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर की विड्थ है, विड्थ डी है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। और ये मैन नदी में कूद गया, और इसको बहुत जल्दी नदी पार करना है, क्योंकि उस तरफ इसका कोई है जिससे मिलना जाना चाहता है। नदी के पार है इसका कोई, नदी के उस पार है उसका घर। तो बहुत जल्दी 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 में नदी पार करना चाहता है, एकदम मिनिमम टाइम में नदी पार करना चाहता है। तो फॉर मिनिमम टाइम इन विच डायरेक्शन मैन विल स्विम, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए आदमी किस डायरेक्शन में स्विमिंग करेगा? 1 में, 2 में या 3 में? बताओ बेटा रामलाल, 1 में, 2 में या 3 में? सोच के बताओ। तो आधे बच्चे बोलते हैं सर 1, आधे बच्चे बोलते हैं 3, और एक्सेप्शन 1-2% बोलते हैं रामलाल टाइप बच्चे सर 2 में। रामलाल टाइप बच्चे बोलते हैं 2 में, और असल में करेक्ट आंसर इज अलाउंग 2। अलाउंग 2। देखो मैन किधर स्विमिंग करता हुआ दिखाई देगा, ये डिफरेंट थिंग है। मैन किधर स्विमिंग करेगा फॉर मिनिमम टाइम, इन विच डायरेक्शन मैन विल स्विम, वेयर मैन विल स्विम, मैन किधर भागेगा, कहाँ भागता हुआ दिखाई देगा, वो अलग चीज। अच्छा, ये जो अपन रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से पढ़ रहे थे ना, उससे थोड़ा बेटा अलग चीज है ये। अलग चीज कैसे? थोड़ा फील करना। इसमें अगर आदमी ना भी चले, तो मैन के रिवर के फ्लो की वजह से आदमी आगे फ्लो कर रहा है। मान लो कि मैं नदी में कूद जाऊं, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, मैं नदी में कूद कैसे पड़ गए, तो रिवर क्या करेगा? मुझे अपने साथ फ्लो करा लेगा। रिवर क्या करेगा? अपने साथ फ्लो करा लेगा। ये बात आप फील करते हैं? जी सर बिल्कुल सही बात। तो बताइए, 2 आंसर सही है क्या? मिनिमम टाइम के लिए 2 आंसर सही है क्या? सर समझ तो नहीं आया, आप कह रहे हो तो देखो मैं फील कराता हूँ, सुनो मेरी बात।
ये जो फ्लो ऑफ रिवर है, फ्लो ऑफ रिवर विल अपोज और सपोर्ट इन क्रॉसिंग द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में ये जो फ्लो ऑफ रिवर है वी आर, ये सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा। अब मैं आता हूँ फाइनल पॉइंट पे, ध्यान सुनना, समय कम है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खूब खेलता अभी, लेकिन समय कम है थोड़ा सा, ध्यान सुनना। रिवर का फ्लो एक्स एक्सिस में, और रिवर क्रॉस करने के लिए मैन को वाई एक्सिस में जाना है। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक्स एक्सिस के मोशन का इफेक्ट, प्रभाव वाई में नहीं होता। तो ये जो फ्लो ऑफ रिवर है ना, इसका रत्ती भर औकात नहीं है, औकात समझता, औकात नहीं है वी आर का। फ्लो ऑफ रिवर का औकात नहीं है कि नदी को क्रॉस करने से तुम्हें रोक ले, नदी को क्रॉस करने से रोक ही नहीं सकता। फ्लो ऑफ रिवर एक्स में है और नदी क्रॉस करने के लिए वाई में जाना है। तो यहां पे देखना, फ्लो ऑफ रिवर विल नॉट सपोर्ट और अपोज इन क्रॉसिंग द रिवर, इन क्रॉसिंग द रिवर। तुम चाहो कि नदी मुझे रिवर क्रॉस करा दे, तो नदी की औकात नहीं कि रिवर क्रॉस करा दे, क्योंकि नदी तुम्हें एक्स में फ्लो करा के ले जा सकता है। नदी एक्स में फ्लो कर रहा है, रिवर इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, रिवर की वेलोसिटी वी में है, रिवर के हर वाटर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वी एक्स में है, एक्स में है, एक्स में है। तो ये तुम्हें अपने साथ आगे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। तो रिवर तुम्हें फ्लो करने में मदद नहीं कर सकता, और रिवर तुम्हें फ्लो करने में अपोज भी कैसे कर सकता है? एक्स की वेलोसिटी का इफेक्ट वाई में कैसे पड़ेगा? हाँ, जब तुम कूद के इस डायरेक्शन में कहीं जा रहे होगे तो तुम्हें थोड़ा आगे खींच लेगा। अब तुम्हें रिवर क्रॉस करना है, तो रिवर क्रॉस कराएगा कौन? तुम खुद कर सकते हो अपने भरोसे। नदी अपने दम पे पार की जाती है, नदी के दम पे नहीं। नदी अपने दम पे पार की जाती है, नदी अपने दम पे पार की जाती है। नदी का फ्लो ना तो सपोर्ट करता है ना ही अपोज करता है। बेटा ये फील तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हें लेके चल रहा हूँ, 1D अलग 1D अलग। नदी क्रॉस करने के लिए इसको इधर भागना, नदी क्रॉस करने के लिए इसको इधर भागना, और रिवर का फ्लो आगे, रिवर का फ्लो आगे है। रिवर के फ्लो की औकात नहीं है कि उसका इफेक्ट विड्थ के लॉन्ग आ जाए, रिवर के विड्थ के लॉन्ग आ जाए। नदी तुम अपने दम पे पार कर सकते हो, नदी का रिवर तुम्हें मदद और सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा। नहीं आया? अबे यार कैसे समझाओ? वाई एक्सिस के लॉन्ग क्रॉस करना रिवर को, तो रिवर अगर जल्दी जल्दी क्रॉस करना चाहते हो तो इसका वेलोसिटी तो इसके लॉन्ग का कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो जल्दी 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 क्रॉस करना चाहते हो तो इधर ही भागोगे। सॉरी भागेंगे तो उधर, लेकिन यहाँ पहुंचेंगे, वो अलग बात है। तुम्हारी स्विमिंग करने की डायरेक्शन किधर होगी? ये इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। थोड़ा थोड़ा रिवर तुमको आगे भी खींच लेगा, तुम कहीं यहां पहुंचोगे, लेकिन हर इंस्टेंट पे वीएम स्विमिंग का डायरेक्शन तुम्हारे इधर। समझ आया अच्छे से? अब देखो, सर नहीं आया तो आओ, तो मजदूरों अपन करें मजदूरी फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम आओ करते हैं मजदूरी। देखो ये है रिवर की फ्लो का डायरेक्शन। अब तुम यहाँ कूद गए, बाकी बच्चे बोल रहे थे सर ये तो इधर जाएगा, ले चलो इसको इधर। कुछ बच्चे बोल रहे थे इधर, कहीं भी ले चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ मैं विड्थ है इसका डी, और तुम इसके विड्थ से थीटा एंगल पे गए, वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे भी है। तो इस वीएम का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा वीएम कॉस थीटा, और एक इधर होगा वीएम साइन थीटा। समझ में आई ये बात? एक ऊपर होगा वीएम कॉस थीटा, एक नीचे होगा वीएम साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का वाई के मोशन में कोई इफेक्ट नहीं है, और रिवर क्रॉस करने के लिए आपको वाई में जाना है। तो आप विड्थ के अराउंड देखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये वीएम कॉस थीटा, वीएम कॉस थीटा। तुम चाहते हो कि टाइम मिनिमम हो, तो टाइम मिनिमम तभी हो सकता है, समझना बेटा, टाइम मिनिमम तभी हो सकता है जब विड्थ को क्या कर लोगे, विड्थ तो कांस्टेंट है। अब रिवर को क्रॉस करने में टाइम कम लगे तो नदी की चौड़ाई कम कर दोगे क्या? वो तुम्हारे बस का है नहीं। अच्छा तुम्हारी क्षमता जो थी वो तुम्हारी है, वो उसको तुम बढ़ा नहीं सकते, तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो ये मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है बेटा 1, जब थीटा होता है 0 डिग्री। तो टाइम इज इक्वल टू टाइम मिनिमम आ जाएगा, देखो बेटा डी बटा वी एम, और ये मिनिमम टाइम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री है।
थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये थीटा 0 डिग्री तो इधर भागोगे, वही तो समझा रहा था, वही तो समझा रहा था। तो देखो फॉर मिनिमम टाइम मैन कहाँ आएगा, सीधा ऊपर, स्विमिंग की डायरेक्शन इधर होगी। हाँ, रिवर का फ्लो थोड़ा इधर होगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड असल क्या देखेगा, तुम नहीं भी तैरोगे तो रिवर की वेलोसिटी ऐड करके ग्राउंड देखेगा, और तुम इधर तैर रहे हो तो ये यहाँ पे तुम पहुंचोगे असल में, उधर जाओगे एकदम भीएम की इधर डायरेक्शन इधर होगी तो तुम यहाँ पहुंचोगे, और जितने आगे चले जाओगे हम उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट एक्स में मिलेगा अलोंग फ्लो ऑफ रिवर। तो फ्लो ऑफ रिवर, तुम तो उधर भाग रहे हो वीएम, तुम्हारा वीएम एक्स में है नहीं, तुम आगे क्यों गए, क्योंकि नदी तुम्हें आगे खींच रहा था। तो वी आर इंटू टाइम, तो ये रहा वी आर इंटू टाइम मिनिमम, मिनिमम टाइम के केस में, तो मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा डी बटा वी एम। ये देखो ये आया ड्रिफ्ट की वैल्यू। अब तुम यहां से एक चीज फील करना कि टाइम के फॉर्मूले में रिवर क्रॉस करने वाला टाइम, टाइम इन क्रॉसिंग द रिवर, इन क्रॉसिंग द रिवर, किसी का भी केस ले लो, यहां पे वी आर नहीं आ सकता, क्योंकि वी आर एक्स में है और रिवर क्रॉस वाई में करना है, तो इसमें वी आर आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो। और तुम्हें नदी अपने दम पे पार करनी है, रिवर का फ्लो ना तो सपोर्ट कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है, तो मिनिमम टाइम से पार करने के लिए तुम चाहोगे कि इस तरफ वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी, जब ये ज़्यादा हो, मैक्सिमम कॉस थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये वी एम पूरा का पूरा वी एम तुम्हें इधर लगा है। ये मिनिमम टाइम का केस होता है। नीट में एग्जाम डिट्टो यही सवाल पूछते हैं कि मैन मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर गया तो ड्रिफ्ट बताओ, तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर गया मतलब ऐसे भागा, फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री पे भागा, फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री पे भागा, विड्थ के अलोंग भागा, समझ आई ये बात। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने तीन चीजें लिखी है, तीन चीजें लिखी है, वेलोसिटी बाय विच, दिख रहा है ना, वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ये तीनों चीजें सेम है कि अलग है, ये तीनों चीजें सेम है या अलग है, ये 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके सोचो थोड़ा, ये तीनों ही वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है। सबसे पहला वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। पहले मैं बताऊं, ये दोनों तो सेम है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो ऑब्जर्वर होता है उसको आप रेस्ट में तो मानते हैं, जब तक आप उसको रेस्ट में नहीं मानेंगे तब तक आप किसी की वेलोसिटी नहीं बता सकते, समझिए। ऑब्जर्वर को जब तक आप रेस्ट में नहीं मानेंगे तब तक वो किसी की वेलोसिटी नहीं बताता। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा पढ़ लेता है, उसको ये नहीं समझ में आता जो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ये तो एक ही बात है ना, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोला मतलब रिवर अपने आप को रेस्ट में माना है, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। अब वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, ये तीनों ही बातें असल में एक्चुअल में सेम है। अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर ये तीनों बातें सेम कैसे है, तो यहां पे रिलेटिव मोशन थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई होगा। कैसे, देखो, जब आप नॉर्मल रिलेटिव मोशन पढ़ते हो तो मान लो रिवर है, ये यहां फ्लो कर रहा है, मैन इधर भाग रहा है, अलग, ये रिवर अलग है, मैन अलग मोशन में है, तीसरा कोई अलग मोशन में, तो इंडिविजुअल मोशन जब होते हैं जिनमें एक का मोशन दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, देखने पे अपन रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मान लो एक बस इधर जा रही, बस के छत पे कोई नहीं बैठा, बस जा रही, कार इधर जा रहा, तो बस और मोशन का इंडिविजुअल, बस और कार का इंडिविजुअल मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक आदमी इधर चल रहा, एक आदमी इधर चल रहा, बस इधर जा रही, आदमी इधर जा रहा, उन दोनों का मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। बस वाला जब इसको देखेगा, बस में से बैठा कोई आदमी इसको देखेगा तो क्या करेगा बोलो, वो करेगा कि बस की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लेगा, आदमी इधर जा रहा था, बस इधर जा रहा था तो इधर सब्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन मान लो बस पे एक आदमी चल रहा हो, तो जब आदमी चलेगा बस पे तो बस के मोशन की वजह से भी तो आदमी पे फर्क पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे जब रिवर फ्लो करता है तो रिवर के फ्लो की वजह से रिवर मैन को अपनी डायरेक्शन में फ्लो करा लेता है, और बहते हुए पानी के रिस्पेक्ट में आपको देखते हो तो बहता हुआ पानी भी तो उसी वेलोसिटी से बहेगा जिस वेलोसिटी से रिवर ने मैन पे इफेक्ट डाला है। मैं समझाता हूं, ये देखो, ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी है वी आर। अब मान लो यहां पे मैन गया और बैठ गया, स्विमिंग नहीं कर रहा, मैन इज नॉट स्विमिंग, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0,
वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, स्विमिंग नहीं कर रहा बेटा, 0। अब रिवर क्या करेगा, ये स्विमिंग करे ना करे, रिवर का काम है थोड़ा अपनी डायरेक्शन में इसको खींच लेगा, क्योंकि बहते हुए पानी में बैठ गया हो तो बहते हुए पानी के साथ बह जाओगे। तो रिवर कितने से आगे जा रही है, वीआर से, तो मैन को कितने से खींचेगा, वीआर से। रिवर का हर एक वो मॉलिक्यूल कितने से आगे जा रहा है, वीआर से। रिवर का हर एक मॉलिक्यूल कितने से आगे जा रहा है, वीआर से। और ये भी पानी में बैठ गया तो ये भी वीआर से आगे जाएगा। खुद ये नहीं स्विमिंग कर रहा बेटा, खुद नहीं कर रहा, देखो ना, खुद नहीं कर रहा। रिवर फ्लो होने की वजह से ये वीआर से जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल भी वीआर से जा रहा है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बोलो, बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर की वजह से मैन में एक मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल। तो मैन की वेलोसिटी, मैन अभी फ्लो ही नहीं करेगा कि रिवर के साथ फ्लो कर जाएगा, रिवर के साथ फ्लो कर जाएगा, खुद नहीं कोशिश कर रहा, खुद का मैन का एफर्ट 0 है, बट रिवर की वजह से आगे जा रहा वीआर से, जा रहा है आगे वीआर से। और रिवर के रिस्पेक्ट में ही देखोगे, मान लो मैं भी पानी में कूद गया, मैं भी पानी में कूद गया, मुझे तो स्विमिंग और नहीं आती, मैं भी पानी में कूद गया, मैं क्या हूं, एमआर, पानी में कूद गया, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मुझे भी तो पानी बहा ले जाएगा। मैं बहता हुआ पानी हूं, एमआर बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी, हुआ पानी। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखो, या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मेरे रिस्पेक्ट में देखो, ये क्या होगा, 0। सर कैसे, अरे मैन, ये वाला मैन बहता हुआ दिखाई देगा वीआर से, और वीआर क्यों आया, क्योंकि पानी में होने की वजह से इसमें वेलोसिटी वीआर आ जाए, तो मैं भी तो वीआर से पानी की वजह से आगे जाऊंगा, मैं भी वीआर से आगे, वाटर मॉलिक्यूल भी आगे, मैन भी वीआर से आगे, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में। और देखो ये स्विमिंग नहीं कर रहा था, तो असल में स्विमिंग ना करने की क्षमता कौन देख रहा है, पानी, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल वेलोसिटी निकल के आती है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, वो वीआर होगा, क्योंकि ग्राउंड से बैठा हुआ आदमी तो ये देखेगा कि मैन आगे जा रहा, उसको तो ये थोड़ी ना पता चल रहा कि किसकी वजह से जा रहा, स्विमिंग नहीं भी कर रहा तो भी मैन आगे जाता हुआ दिखाई देगा, वो रिवर के फ्लो की वजह से। अच्छा चलो दूसरा केस देखो, इस बार मैन वीएम वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मैन कितने जा रहा है, वीएम से, और रिवर भी आगे फ्लो कर रहा है वीआर से और वीआर से। अब मेरी बात समझना, रिवर आगे किससे कितने फ्लो कर रहा है, वीआर से, और मैन अब आगे स्विमिंग कर रहा है वीएम से, मैन भी आगे स्विमिंग कर रहा, मैन भी आगे स्विमिंग कर रहा, मैन 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 खुद की एफर्ट से, खुद की वजह से जा रहा है वीएम से, एंड पानी जो है उसको और बहा ले जाएगा, तो नेट वेलोसिटी इसका दिखाई देगा वीआर। अब वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये वाटर 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 वाटर, तो ये वाटर कितने से जा रहा, वीआर से, और एमआर कितने से जा रहा, ये भी वीआर से जा रहा, एमआर कितने से जा रहा, वीआर से। वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वाटर को रेस्ट में मान के देखो, ऑब्जर्वर रेस्ट में मान के, स्टिल वाटर रेस्ट, जब तुमने रिवर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन दिया तो उसको रेस्ट में मान ली, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में जब इसको देखोगे तो इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, अब खुद से खुद तैरने की क्षमता थी वीएम से, और पानी तो उसको बहाएगा यार, पानी में बैठ जाओ तो बहा देगा ना, मैं भी देखो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे ही पानी बहा लिया, तो रिवर की वजह से इसमें आ गया एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी वीआर, तो नेट वेलोसिटी होगा वीएम प्लस वीआर। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो देखो वीएम प्लस वीआर माइनस वीआर, तो देखो क्या दिखाई देगा, सिर्फ वीएम। तो देखो प्रूफ कर दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वीएम। और ग्राउंड से देखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से क्या दिखाई देगा, आदमी जितने से तैर रहा था आगे, और प्लस रिवर के फ्लो कराने की क्षमता, दोनों ऐड हो जाएगी वेक्टर, दोनों ऐड हो जाएगी वेक्टर। फील आया इस बात का। तो अब क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब थोड़ा सा एफर्ट लगा, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों लैंग्वेज यूज कर लेता है कभी कभी, मतलब किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज है, किसी में ये है, किसी में ये है, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि सवाल कहना क्या चाहता है। बच्चे इन दोनों को अलग मानते हैं, वेलोसिटी, ईमानदारी से बताना तो आज तक अलग मानते आए थे कि नहीं आए थे, 90% बच्चे अलग मानते आए थे। वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, ये मैन के स्विमिंग करने की वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों को अलग मानते हैं, ये दोनों सेम है। मैन की असल में स्विमिंग करने की क्षमता और मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक ही बात है, क्योंकि स्विमिंग करने की क्षमता जो भी एक्स है, रिवर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रिवर उस पर कुछ फर्क डालेगा, और खुद के रिस्पेक्ट में देखेगा तो जितना फर्क उस पर डालेगा उतना रिवर पे भी तो फर्क है।
जितना फर्क रिवर ने इस पे डाला वी आर का, तो रिवर भी तो वी आर से आगे जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो देखो वी आर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो मैन की ओरिजिनल स्विमिंग करने की क्षमता कहां से पता चलती है? रिवर के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से क्या दिखता है? रिवर और मैन का नेट एफर्ट दिखता है। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट है मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ, ये आदमी इतना आलसी है, इतना आलसी है आदमी। कौन आदमी? ये रामलाल, कि इस पानी में कूद जाना चाहता है, लेकिन 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 यहां से आदमी कूदा, देखो ये ए है, इस पॉइंट पे आदमी कूदा और जस्ट बी पे पहुंचना चाहता है। बी इज जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू ए। बी जो पॉइंट है ए के जस्ट अपोजिट है। इसको मिलना है किसी से, बी से, वो यहां बैठी और रिवर आगे फ्लो कर रहा है। अब ये सोचा कि मैं ऐसे भागूंगा क्योंकि मुझे मिलने की जल्दी तो है, लेकिन ऐसे भागूंगा तो मेरी क्षमता वीएम लगातार ऊपर और वीआर मुझे आगे बहा ले जाएगा, तो मैं कहीं यहां पहुंचूंगा, फिर घूम के मुझे इसके पास आना पड़ेगा। तो मैं क्यों क्यों ना ऐसे तैरूं कि मैं डायरेक्टली इसके पास पहुंचूं, चाहे समय थोड़ा ज्यादा ही लगे। तो इसके दिमाग में है कि मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन रिवर दिक्कत कर रहा। सर आपने बोला था रिवर दिक्कत नहीं करता है। रामलाल, रिवर को क्रॉस करने में रिवर कुछ नहीं करता, लेकिन जब आप रिवर को क्रॉस कर रहे होंगे तो रिवर के फ्लो की वजह से रिवर अपनी डायरेक्शन में थोड़ा ड्रिफ्ट कर लेगा, अपनी डायरेक्शन में थोड़ा खींच लेगा। समझ आई ये बात? देखो, तो ऐसा करो कि तुम इस तरीके से तैरो कि रिवर के फ्लो का अपोज करो। ये है तुम्हारा वी, ये है आपका वी। अब मान लो यहां से थीटा एंगल पे आप गए, तो वीएम के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इस तरफ वीएम का कंपोनेंट वीएम साइन थीटा, और इधर होगा वीएम कॉस थीटा। रिवर कौन क्रॉस कराएगा? वीएम साइन थीटा कि वीआर, या वीएम कॉस थीटा या वीएम? ये चार दे दिए मैंने, तो मान लो वीआर, वीएम साइन थीटा, वीएम कॉस थीटा। रिवर कौन क्रॉस कराएगा? तो रिवर के विड्थ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो तो ये है, तो रिवर क्रॉस कराने में यही काम आएगा। वो होगा रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो होगा टी इज इक्वल टू विड्थ, टाइम इज इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाई वीएम कॉस थीटा। अब ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना। टीचर जब इसको पढ़ाता है तो बहुत मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगता है रिलेटिव मोशन इन प्लेन पढ़ाने में, लेकिन एक बात जवाब देना। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी देखना, एक्सीलरेशन कभी देखना ही नहीं होगा। बताओ अभी तक एक्सीलरेशन आया? तुम सवाल भी कर लेना, नहीं आएगा, तो वेलोसिटी है। ठीक है बेटा? देखो तो ये हो गया टाइम, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आदमी यही पहुंच पाएगा? इस बात की गारंटी ये देगा कि रिवर लगातार आदमी को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है और रिवर अपने नेट एफर्ट का कुछ हिस्सा रिवर को अपोज करने में पीछे लगा रहा है। अगर ये वाला टर्म कम हो इससे, तो रिवर जीत जाएगा, आदमी को थोड़ा आगे खींच ले। अगर ये ज्यादा हो गया तो आदमी का एफर्ट पीछे की तरफ ज्यादा होगा, आदमी यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो गया, इफ VR is equal to VM sin theta, then man will reach just opposite point, man just opposite point पे पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अच्छा सर, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी VR बाई वी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी VR बाई वी। आपको फील आया इस बात का? अब नीट में एग्जैक्टली ऐसे सवाल पूछे जाते, एकदम ऐसे डिट्टो पूछे जाते। आपको क्या करेंगे, VR और VM बता देंगे और पूछेंगे कि बताओ मैन फ्लो ऑफ रिवर से कितने डायरेक्शन पे स्विमिंग करे कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे मिनिमम पाथ के थ्रू, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे मिनिमम पाथ के थ्रू। तो देखो फ्लो ऑफ रिवर से पूछ लिया, मतलब यहां से एंगल पूछ लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर।
फ्लो ऑफ रिवर से स्विमिंग की डायरेक्शन किधर होगी? तो फ्लो ऑफ रिवर से स्विमिंग की डायरेक्शन होगी, ये थीटा निकाला तुमने और ये यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, वर्टिकल से इधर निकाला तुमने और ये 90 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा प्लस 90। क्या होगा? थीटा प्लस 90। तो ये केस आपको समझ में आया, मिनिमम पाथ का और मिनिमम टाइम का। मिनिमम टाइम के लिए आदमी कहाँ जाएगा? रिवर के विड्थ के क्रॉस, और मिनिमम पाथ के लिए इससे थीटा एंगल पर, वो साइन थीटा होगा VR/VM। एक सवाल करते हैं अपन, velocity of river is velocity of river is 40 meter per second and velocity of man is 20 meter per second, then find angle in which angle from flow of river where man will start swimming for minimum path, बताइए बेटा। velocity of river is 40 मीटर पर सेकेंड एंड velocity of man is 20 मीटर पर सेकेंड। जब तुम कंफ्यूज हो ना, नया सवाल तुम्हारे सामने है, तो बेटा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये VR बना लो, और नदी हमेशा अपने लेंथ के लॉन्ग ही फ्लो करता है। अब तुम यहाँ मिनिमम पाथ के लिए याद रखो कि तुम्हारा एफर्ट रिवर को अपोज करना चाहिए, मतलब तुम इधर जाओगे कुछ VM से, और तुम्हारा नेट वेलोसिटी इधर दिखाई देना चाहिए थीटा एंगल। तुमसे यहाँ से एंगल पूछेगा, तुम यहीं से निकालो, 90 ऐड कर देना, ठीक है। चलो आंसर बताओ। आंसर होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या? डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, फॉर द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट मैन कैनॉट रीच फ्रॉम पॉइंट A to B। क्या मैन स्विमिंग रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा क्या? मैन रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा क्या? रिवर क्रॉस कर लेगा। रिवर क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रिवर तो आराम से क्रॉस करेगा। रिवर तो ऐसा है कि तूफान भी हो ना, और कुछ भी 1000 किलोमीटर पर सेकंड से बह रहा है, 1000 किलोमीटर पर सेकंड बहुत होता है सर, तो बहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 किलोमीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड से पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं क्रॉस करना चाहता हूं और मेरी रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड है, तो भी मैं रिवर क्रॉस कर लूंगा। क्यों? क्योंकि रिवर चाहे 1000 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर ले, रिवर की औकात नहीं है कि वो नदी क्रॉस करने से रोक ले। क्यों? XY का फंडा, पिक्चर दिमाग में क्लियर है कि ये कुछ भी है तो X में है, और हमें जाना है Y में। मैं पानी में कूद जाऊंगा और पूरी जान लगा के अपनी मेहनत से इधर ही भागता रहूंगा, अपनी मेहनत से इधर ही भागता रहूंगा, अपनी मेहनत से इधर ही भागता रहूंगा। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कर ले, अगर तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हें गलत डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं, इधर X में, तुम्हें जाना तो Y में है ना। तुम अपने पेस को मेंटेन रखो बस। कोई तुम्हें गलत डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई भी तुम्हारा, इधर उधर खींचते रहेंगे। लेकिन तुम्हें जहां जाना है वहां उस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। फिर तुम डेविएट हो गए, वहां से थोड़ी सी वेलोसिटी हटी तो दुर्घटना हो गई। तुम्हें क्या करना है? अपनी वेलोसिटी इधर ही रखना है, लगातार 1 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हें क्या करेगा? आगे खींच लेगा। भले ही तुम यहां ना पहुंच पाओगे, यहां ना पहुंचोगे, यहां नहीं पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे, लेकिन तुम रिवर क्रॉस कर लोगे। मतलब तुम्हें सक्सेस मिलेगा अगर सही डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी है। कितनी कम है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी वेलोसिटी सही डायरेक्शन में है तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, थोड़ा लेट मिल सकता है। कितनी कम वेलोसिटी से चल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सक्सेस मिलेगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब जस्ट अपोजिट पॉइंट पे इसको पहुंचना है, सिर्फ रिवर क्रॉस ही नहीं करना, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना नॉट पॉसिबल। कारण बताता हूं। VR इज 40 एंड दिस इज 20। अब तुमने बोला था कि इसका कुछ एफर्ट इधर, मतलब VM साइन थीटा इधर होना चाहिए, जो कि इसको बराबर कर ले। अब ये खुद 20 है, कंपोनेंट लोगे तो 20 से भी कम आएगा। 20 से कम 40 के बराबर कैसे हो पाएगा? ये भी नहीं समझ आया तो मैथमेटिकली समझाता हूँ। साइन थीटा तुमने क्या पढ़ा था? VM बटा VR ना, VR बटा। हमें कैसे याद रहेगा सर? देखो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोलो। VR 40 और VM 20, 40/20 तो 2 आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है?
साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं है पॉसिबल, मतलब ये जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। हाँ रिवर क्रॉस कर लेगा लेकिन जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट देख, हेलो। राम मूव्स इन इस डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बढ़िया सवाल है, ये इंजीनियरिंग का पूछा हुआ सवाल है। देखो, राम मूव्स इन ईस्ट एट अ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। राम, लाल भी जोड़ देते हैं, वो राम ही लिखा है बस। राम मूव्स विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट एंड श्याम मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा इस लाइन को अच्छे से समझना, जब भी लिखा हो ना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री से करना तो है ना। तो ये रहा तुम्हारा तुम्हारा नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री से 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम भी 6 मीटर पर सेकंड। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बताओ क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए कि हमारे स्टार चाहिए? क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए ये हमारे स्टार चाहिए? बताओ बाबू क्या चाहिए, तो बाबू क्या चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसका रिलेटिव वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ द एयर, मतलब किसी का किसी के रिस्पेक्ट में निकाल दो, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा। ओके, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट अ, relative velocity is nothing but a vector subtraction of Vr minus Vs. What is the magnitude of Vr? Is 6. Vr is 6. And what is the magnitude of Vs? Is 6. दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनके बीच एंगल 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 60 डिग्री है। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। बच्चे को सवाल सॉल्व कर दो। आधी जनता बेहोश, क्या कर दिया ये? मैंने पहले पूछा था, बोलो बाबू क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए कि हमारे स्टार चाहिए? ये है 6 मीटर पर सेकंड आंसर। राम भी 6 से चल रहा है, श्याम भी 6 से चल रहा है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी 6 ही होगी। राम भी 6 से चल रहा है, श्याम भी 6 से चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी भी 6 ही होगी। फिर कैसे कैसे बताओ कैसे? तो जब मैं वेक्टर पढ़ाया दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैथ बेहोश, क्या कर दिया ये? मैंने पहले पूछा था, बोलो बाबू क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए कि हमारे स्टार चाहिए? ये है 6 मीटर पर सेकंड आंसर। राम भी 6 से चल रहा है, श्याम भी 6 से चल रहा है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी 6 ही होगी। राम भी 6 से चल रहा है, श्याम भी 6 से चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी भी 6 ही होगी। फिर कैसे कैसे बताओ कैसे? तो जब मैं वेक्टर पढ़ाया था तो थोड़ा सा बोला था ना कि ये चीज़ें काम किए, देखो ध्यान से। दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो मैग्नीट्यूड सेम हो और 60 डिग्री पे एक्ट हो रहे होंगे। देखो ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, वो उनका एंगल, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मैं पूरा सीरीज सुना देता हूँ, एडिशन भी सुना देता हूँ। देख, दो ऐसे वेक्टर का एडिशन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो 0 डिग्री पे होते हैं वो 2a, 60 डिग्री पे होता है √3a, 90 डिग्री पे होता है √2a, 120 डिग्री पे होता है a, 180 डिग्री पे होते हैं 0। अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 180 डिग्री पे हो जाएंगे 0, 60 डिग्री पे हो जाएंगे a, 90 डिग्री पे सेम रहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन √2a, 120 डिग्री पे हो जाएंगे √3, ये सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था। ये आंसर। अब तुम्हें किसी भी मेथड से करना है, जैसे भी करना है करके निकाल लो। कैसे कर सकते हो और बताता हूँ। 6 का कंपोनेंट ले लो आगे और ऊपर, और फिर इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करो। एक फॉर्मूला आएगा, मैंने कराया, ऐसा नहीं बोलना कि सर आप उससे कराओ। उससे क्या कराओ भाई? मजदूरी तो करना सिखाइए ना। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं बताया क्या मैंने? उससे लगाओ फॉर्मूला, कौन लगाओगे आंसर आएगा, यही आएगा, लगा ही नहीं सकता। आगे देखो, अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बोगी। अब देख, अब आदमी बाहर नहीं है, आदमी खुद ही ऊपर बैठ गया, ट्रेन के ऊपर बैठ गया। आदमी अगर ट्रेन के ऊपर बैठ जाए तो ग्राउंड से देखोगे
तो ट्रेन की वेलोसिटी इसमें ऐड होकर दिखाई देगी। बोगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन सच दैट कवर्स 1 मीटर ऑन द ट्रेन ईच सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किधर 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 किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन bogie moves, a person standing at the top of a bogie moves in the direction of motion of the train such that he covers इतना on the train each, अच्छा ये बोगी के टॉप ऊपर खड़ा है and moves in the direction of motion of a train, ट्रेन खुद जा रही 90 से, ये चल रहा 1 से, देखो 1 मीटर ऑन द ट्रेन each सेकेंड। बच्चा कहता है 90 और 191, ये आंसर गलत है। तो 90 प्लस 91 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा सब्ट्रैक्ट करोगे क्या सर, तो ट्रैक्शन वाला ऑप्शन ही नहीं है। सुनो ध्यान से, ये है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 90 मल्टीप्लाई 5/18, 5 मल्टीप्लाई 5, 25 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। अब बाहर से देख रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना बेटा, मैंने फील कराया ये रिलेटिव मोशन अलग होता है, इसके सर पे बैठ के दौड़ रहा है। ग्राउंड से देखोगे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये ट्रेन की वजह से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था और आगे ही दौड़ने लगा, तो नेट स्पीड हो जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड। दो देखो, ट्रेन अलग चल रहा हो, आदमी अलग चल रहा हो तो अलग बात है। अगर ये आदमी नहीं दौड़ता, आगे नहीं दौड़ता, मुझे कितने से दिखाई देता ग्राउंड से, 25 से दिखाई देता, क्योंकि ट्रेन की वजह से आगे जा रहा था ना वो। अब ट्रेन में उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी यार, ठीक है ये बात। A ship A moving west with a ship of 10 kilometer at okay. Wait. Concept of minimum distance. अब समझना, मान लो तुम रास्ते में कहीं जा रहे थे, है ना, इधर वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें वो दिख गई जिसको तुम देखना चाहते थे। रास्ते में जाते जाते कभी कभी कोई दिख जाता है जिसको हम देखना चाहते हैं, हम देखना जिसको चाहते थे वही मुझे दिख गई, है ना। रास्ते में जाते जाते मैं जिसको देखना चाहता था वही मुझे दिख गई, ये रही वो, इधर जा रही वो बी 10 मीटर पर सेकेंड इधर जा रही। अब मैं इसको नजदीक से देखना चाहता हूँ, पास से जाके देखना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन इसका रफ्तार है 10 और इसका रफ्तार है 10 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। इनिशियल सेपरेशन, जैसे ही मैंने इसको देखा, मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर, समझ में आया, मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, लेकिन मैं इसको और नज़दीक से देखना चाहता हूँ, बताओ क्या करूँ। सर इधर जा रही ना तो इधर कूद जाओ, कैसे कूद जाओ, रास्ता ही नहीं है इधर। बताओ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर होगा। सर जैसा आपकी रफ्तार है उससे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उतना ही रह पाओगे। मैं भी चल रहा 10 से, ये भी जा रही 10 से, मैं भी चल रहा 10 से, ये भी जा रही 10 से, क्या हम दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इतना ही रहेगा? नहीं। क्यों नहीं, अभी फील कराता हूँ। बाहर से बैठ के देखोगे तो दिक्कत आएगी। इसके जो ए है उसके सर पे बैठ जाओ, जिसके सर पे बैठते हो रामलाल बन जाता है, मतलब ये रामलाल टाइप आदमी, ये रिस्क में दिखाई देगा, ये रिस्क में दिखाई देगा। अब देखो सवाल का सॉल्यूशन, मजा आ जाएगा तुमको। इस सवाल का सॉल्यूशन देखना, ये ए हो गया और ये अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। कोई भी भागता हुआ आदमी अपने आप को रेस्ट में क्यों मानता है? क्योंकि दूसरे को जब देख रहा होता है ना तो अपने आप को फील करता है कि वो रेस्ट में। अच्छा, जब दूसरे को देख रहा होता है तो इसको देख रहा था बी इसी इंस्टेंट पे कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी है? देखो बी का है, 10 मीटर पर सेकंड आई क्या। कोई फॉर्मूला नहीं लगा, तो बेटा ये सवाल का सॉल्यूशन देख लेना, जो मैंने कराया है, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगाते, कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम बेसिक और हल्की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान बात कर रहा हूँ। जैसे ही तुमने ए को रोका, ए के पास जो कुछ भी था उसने किया उसको उल्टा और उसको दे दिया, उसमें जाके जो दे दिया मतलब उसका हो गया। वो दे देने का मतलब समझते हो क्या होता है? उसका हो गया, इसका जिसको दिया है बी को। ए की वेलोसिटी नीचे है 10, इसको करेगा उल्टा। ए की वेलोसिटी कितनी है नीचे? 10, इसको करेगा उल्टा और इसको दे देगा, ले भाई तू ले ले, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचना ढंग से, ये ले तू लेगा। अब ए को ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? तुम्हें ग्राउंड में बैठ के आगे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ए को इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा, इधर। तो इधर क्यों जाता हुआ दिखाई देगा? अरे भाई ये 10 और 10 दोनों जुड़ के इसको दिखाई देंगे ना, ए के रिस्पेक्ट में आप मोशन देख रहे हो।
ये 10 और 10, तो नेट ये कितना हो जाएगा बोलो 45 डिग्री। कैसे? ये 10 और 10 का सम ये निकाला है तुमने, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। 10 और 10 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10√2। देख आंसर आ गया कोई बिना फॉर्मूले लगाए, नेट वेलोसिटी का तो आंसर आ गया। और ये आपको पता है 100 मीटर है। अब मेरी बात सुनना, अब सुनना बेटा सुनना। अब ए अपने आप को यहाँ पे रेस्ट में मान रहा और बी इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इतना 100 मीटर पे था, अब देखो थोड़ा पास आया, देखो फील करो, थोड़ा और पास आया, थोड़ा और पास आया। अब देखो ये तो दूर जाने लगा, तो देखो ये तो दूर जाने लगा। तो मिनिमम डिस्टेंस पे कब होगा? यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पे देखो यहाँ होगा, जब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी ये डी मिनिमम होगा। तभी ये क्या होगा? डी मिनिमम होगा। फील आया इस बात का? अच्छा, तो ये 45, ये थीटा 45, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थोड़ा सा अपने आप को टेढ़ा करके देखना। देखो ये बेस है और सामने 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस। थोड़ा सा ट्रायंगल को नीचे कर लेना, पेज में जहाँ लिख रहा है उसको थोड़ा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस दिख जाएगा। तो साइन थीटा मतलब साइन 45, साइन 45 परपेंडिकुलर डी मिनिमम ये वाला और हाइपोटेन्यूस 100। साइन 45 होगा 1/√2, 100 इधर चला जाएगा तो डी मिनिमम आ गया 100/√2, ये आंसर आएगा। लेकिन सर मुझे ये बताओ, ये जो आंसर आया आपका डी मिनिमम 100/√2, उसमें इस वेलोसिटी का क्या रोल है? आपने तो ऐसे लिखा 100, ये 45 की। वेलोसिटी का रोल यही है कि ये एंगल डिसाइड कर रहा है। तो ये 10 और ये 10 था तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा, 10 और 10 का रिजल्टेंट बीच में जाएगा। ये इतना डिसाइड किया। अगर ये ज़्यादा होता तो ये वाला इधर शिफ्टेड होता रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर ये ज़्यादा होता तो इधर शिफ्टेड होता। अच्छा, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी 50 और इसकी वेलोसिटी 50 तो भी आंसर यही। हाँ, और नीट में तुमसे यही पूछेगा, मतलब ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक नया है हमारे स्टाफ, एक नया है हमारे स्टाफ, डी मिनिमम इज d/√2 आंसर। का सवाल कुछ भी पूछे ना, कुछ भी पूछ देना, कितने भी डिस्टेंस में कितनी भी रफ्तार से चला तू आंसर लिखा देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, व्हेन VA का मैग्नीट्यूड बराबर VB का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम रहना चाहिए, बस इतना सेम है ना, लगा दे d/√2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 50 ये भी 50, ये 40 ये 40, 30 30, 80 80, 100 100, आंसर आएगा d/√2, इनिशियल डिस्टेंस बाई √2 आंसर। फिर आया कि नहीं? कंसेप्ट के साथ साथ हमने इसको एनालाइज भी किया कि कुछ और डेटा होता तो आंसर कैसे चेंज कर सकता है। अच्छा, तुमसे यही पूछेगा कितने टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, टाइम पूछ सकते हैं। सुनो मेरी बात, ये और ये वैल्यू बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे 45 है तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 1 होता है, तो ये 45 है तो ये और ये बराबर होंगे। मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो असल में चल के जा रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा d/√2, मतलब 100/√2, 100/√2। और इस पे ये b कितने स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 10√2 से, 10√2 से। तो 0 से 0 कैंसिल, √2 2 हो जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू 5, 100/2 इज इक्वल टू, सॉरी 10/2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कितने देर में मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे? 5 सेकेंड। ये तुमको नहीं समझ आया। देखो असल में बी तो इस लाइन पे चल रहा है, सर बी तो आगे जा रहा है, मारूंगा थप्पड़, इसके रिस्पेक्ट में मोशन को देख रहे हैं, बी इस लाइन पे जा रहा है, ये वैल्यू भी होगा 100/√2 और स्पीड होगा 10√2, तो डिवाइड कर दिया, 5 सेकेंड आ गया। अब यही सेम एग्जैक्टली सवाल नीट में पूछा, AIPMT 2015। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, एक शिप ए है और ये वेस्ट में जा रहा 10 किलोमीटर पर आवर से, एंड शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। तब ए से बी में 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे बी। Ship A is moving westward with speed 10 km per hour and B is 100 km south of it. Is moving northward with speed 10 km per 100 km per hour, ये भी था गलत देखिए। अच्छा नहीं 10 किलोमीटर पर आवर। ये B ऊपर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। Then time after which they distance between becomes shortest. टाइम बताओ जब उनके बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, बताओ क्या करोगे? B ऊपर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से और A पीछे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी, नहीं कितने होंगे नहीं पूछा, कितने टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। किसी एक को रोक लो, जिसको मर्जी उसको रोक लो, चलो बी को रोक लो, तुम बी को रोक लो, इसको रेस्ट में मान लो। मैं फील करा देता हूँ ना ये सवाल का कैसे सॉल्व होगा। बी को रेस्ट में मान लो, बी को रेस्ट में मान लोगे तो
इसको वेलोसिटी जो ऊपर से 10 था उसको उल्टा करके इसमें छुपा दो, तुम्हें इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ए साहब इस लाइन पे आता हुआ दिखाई देगा, ये हो जाएगा डी मिनिमम, ये हो जाएगा डी मिनिमम, और इनिशियल डिस्टेंस ये था 100, ये होगा आपका 45। क्यों? क्योंकि ये भी 10 और ये भी 10, जब ये 10 नीचे चिपकाओगे तो 10 का रिजल्टेंट 10√2, ये 10√2 की वेलोसिटी से इधर चल रहा होगा ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100/√2। सारा कंसेप्ट वही है, सिर्फ इसमें यूनिट चेंज हुआ है और सिर्फ बोल दिया है बस। क्या आंसर हो जाएगा बोलो? आंसर क्या हो जाएगा? अरे सेम सवाल है रामलाल, सेम, ये जो किया है ना वही सॉल्यूशन वहाँ चिपका देंगे, यूनिट चेंज करके बस। इधर देखो, फिगर शोज द शिप मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, शिप मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी v एंड v। दो शिप है देखो, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। ये रहा ए इधर जा रहा, देखो ए इधर जा रहा कितने स्पीड से? va से, और बी इधर जा रहा देखो कितने स्पीड से? vb से। कितने स्पीड से जा रहा देखो? b से। द शिप मूव्स सच दैट b ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ ए, b ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ ए, मतलब ए से ये हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे? तो vb का आगे वेलोसिटी vb cos थीटा बराबर va, अगर ऐसा है तो नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा। उससे पूछा va/vb, तो va रहा, bb है, cos थीटा आंसर आ जाएगा। va/vb cos थीटा, ये मैंने करा दिया, वैसे तो मैं कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया। ये रिलेटिव मोशन का पहला दूसरा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 पर्सन PQRS, 4 लोग हैं PQR initially at the corner of a square of side D, चलो side line D, each person now moves with a constant speed v in such a way that p always moves towards q, मतलब p का नजर दुनिया से हट के सिर्फ q पे है। दुनिया जा रही इधर उधर, उसको कोई मतलब नहीं, उसको q से मिलना है और लगातार उसी को देखते हुए जा रहा है। रास्ते में ट्रक आए, टेम्पू आए, किसी से टकरा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाए जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको q को देखते हुए चलना है। लेकिन q किसी और को देखना चाहता है। क्यों किसको देखना चाहता है? आर को। ये असल जीवन की कहानी है। क्यों को कोई मतलब नहीं है पी से, दुनिया से, उसको ना आर में इंटरेस्ट है, वो आर को देखना चाहता है और उसी को देख के भाग रहा है। लेकिन आर की अलग कहानी, वो एस में इंटरेस्टेड है, आर एस में इंटरेस्टेड है, लगातार वो एस को देख के चल रहा है। लेकिन एस पी में इंटरेस्टेड है, वो लगातार पी को देख के चल रहा है। सब एक दूसरे को देख के चल रहा है, मतलब पी क्यू को देख के चल रहा है, क्यू आर को देख के चल रहा है, आर एस को देख के चल रहा है, एस पी को देख के चल रहा है विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v। अब जब ये थोड़ा क्यू ऊपर जाएगा तो ये इसको देख के चल रहा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, देखो जब ऊपर जाएगा तो ये आगे चला गया, तो इसका भी पाथ ऐसे, इसका भी पाथ ऐसे, इसका भी पाथ ऐसे, और कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करके ये सारे के सारे यहाँ पे सेंटर पे हैं। इन्हीं पाथ एकदम कर्व्ड है, इसको देखने बैठ गया तो जीवन निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें? रिलेटिव मोशन से। कंसीडर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए पी, कंसीडर मोशन with respect to p in x axis only, in x axis only। किधर देखना है? सिर्फ x axis में। तो देखो बेटा रामलाल, देखो इधर ये p है, p के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो p कैसा आ जाएगा? रेस्ट में, और ये q है। अब देखना प्लीज अच्छे से, q ऊपर जा रहा था v से, p की वेलोसिटी आगे थी v, उल्टा करके q में चिपका दिया, उल्टा करके q में चिपका दिया। अब इसी इंस्टेंट पे, कहां पे बेटा, कहां पे, इसी इंस्टेंट पे q की रिलेटिव वेलोसिटी p के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p अलोंग x एक्सिस ओनली क्या होगा? v। असल में q किधर जाता हुआ दिखेगा? इस इंस्टेंट पे, इस डायरेक्शन में। लेकिन मैं x एक्सिस में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मेरी बात सुनो, मुझे पता है ये चारों के चारों सेंटर पे मिलेंगे। इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? सर d था, और मिल गए, तो x एक्सिस में दोनों कितना चले होंगे? d। मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ x में देख रहा हूं, और जब भी इस तरह का सवाल हो ना सिर्फ x में देखो। मेरी बात सुनना, दोनों के बीच की डिस्टेंस x एक्सिस में कितना था? कोई, मैं यहां हूं, तुम यहां थे, तुम यहां थे, मैं यहां हूं, तुम यहां थे, मैं यहां हूं, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। और मान लो कभी हम मिल लिए, कभी हम मिल गए, तो जब हम मिले तो हम दोनों को मिला के नेट कितना चले होंगे? x एक्सिस में d चले होंगे। कहाँ मिले? यहाँ मिले, तो भी तो हमारी बीच की दूरी d थी, हम मिल गए तो हमने d चला होगा ना x एक्सिस में।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p along x एक्सिस इज d। y में भी कुछ चला होगा लेकिन मैं एक ही डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि x एक्सिस में कितना चले होंगे d। देखो p और q के बीच की डिस्टेंस बोलो 0 और यहां पे p और q के बीच की डिस्टेंस बोलो d। तो x एक्सिस में टोटल कितना चले, कुछ y में चले होंगे मतलब नहीं है, x y इंडिपेंडेंट होते हैं। x में कितना चला d और x की रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा होगा ये। यहां पे भी देखोगे ना, यहां पे फोटो बनेगा ना तो ऐसा बनेगा, देखो ये इधर और ये इधर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो हर इंस्टेंट पे क्यू इसके रिस्पेक्ट में p के रिस्पेक्ट में q v वेलोसिटी से आता हुआ ही दिखाई देगा x एक्सिस। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाई वी आंसर, d बाई वी आंसर, ये होगा आंसर d बाई वी। एकदम सही है, देखो ना x एक्सिस में रिलेटिव वेलोसिटी बोलो इस इंस्टेंट पे भी, ये अपने आप को रुका हुआ मान रहा है और q इसको अपनी तरफ v से चल रहा है और ये 90 डिग्री पे है, तो x एक्सिस के मोशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, डी बाई वी इज आंसर। अच्छा, ऐसे सवाल बहुत सारे लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे पूछते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे 3 आदमी खड़े हैं, पी क्यू आर, 3 ही है, पी आर को देख के चल रहा वी से, क्यू आर को देख के चल रहा, सॉरी पी क्यू को देख के चल रहा, क्यू आर को देख के चल रहा, ये पी को देख के चल रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60 होगा, तो बोलते कितनी देर बाद मिल जाएंगे, तो पी को रेस्ट में मान लो, ये रहा क्यू, क्यू की खुद की वेलोसिटी वी, ना 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 था, क्यू की खुद की वेलोसिटी वी इधर है, पी अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें चिपकाएगा तो ये वी दिखाई देगा, एकदम सही है। एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। अब वी का ये कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस 60, वी कॉस 60 होता है वी बाई टू, तो ये होगा 3v/2 और इधर हो जाएगा √3v/2। अब इसको मारो गोली, क्योंकि पी अपने आप को रेस्ट में मान रहा है और इसकी तरफ ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है 3v/2 से, तो टाइम इज इक्वल टू ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d और स्पीड हो जाएगा 3v/2, तो 2d/3v आ जाएगा। सेम लैंग्वेज के साथ अगर ये ट्रायंगल पे चल रहा हो तो, ठीक है बेटा, सेम लैंग्वेज के साथ कहाँ चल रहा हूँ, ट्रायंगल पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर बैंक ऑफ फ्लोइंग रिवर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है, पर्सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली, अच्छा पर्सन रीच कर रहा है ए से डायरेक्टली कहाँ पे रीच कर रहा है, बी पे, अपोजिट टू द अदर एंड ऑफ फ्लोइंग रिवर, वे स्विमिंग एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, while swimming at a speed 5 मीटर पर सेकेंड at an angle of 120 डिग्री with respect to flow। फ्लो ऑफ रिवर आगे मान लो या पीछे मानोगे, फ्लो ऑफ रिवर से मैन स्विमिंग कर रहा है 120 डिग्री एंगल पे इस तरफ vm से और उसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ फ्लो मस्ट बी। अब तुम्हें ये देखना नहीं है कि अपोजिट पॉइंट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, वो बोला कि अपोजिट पॉइंट पहुंच रहा नहीं है, मतलब ये जो मैन है ए से चल के कहाँ पहुंचा है बी पे, और वो कितने पे स्विमिंग कर रहा है, फ्लो ऑफ रिवर से 120, ये 120 से 90 हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। वीएम का कंपोनेंट इधर बताओ, ये वीएम का कंपोनेंट इधर, सर वीएम साइन 30, कंपोनेंट लेना आता है ना, साइन 30 इज इक्वल टू वी आर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज इन दिस डायरेक्शन। अब वी आर की वैल्यू कितनी है, तो वीएम है 5, साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर। और नीट 19 में सेम ऐसी लैंग्वेज में सवाल पूछा था, सेम डिट्टो, उसमें क्या बोला था कि ये वीएम गिवन है और वीआर गिवन है, तो कितने एंगल पे स्विमिंग करना चाहिए, ये लो ये वीएम गिवन है, इसका कंपोनेंट वीएम साइन थीटा बराबर वीआर। रटने की भी जरूरत नहीं है, तो फील दिला दिया तुमने, रटने की भी जरूरत नहीं, ये आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया बेटा, ये देखो, अ कार विथ वर्टिकल विंडशील्ड मूव इन अ रेन स्टॉर्म एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, देखो कार, ये कार है, तो ये कैसा कार है, तुम्हें कंसेप्ट समझना है ना बेटा, वर्टिकल विंडशील्ड, ये वर्टिकल विंडशील्ड, ये बिंड है मान लो, वर्टिकल है, ठीक है ना। अब फील करना इस बात को, बहुत मुश्किल लगता है रेनमैन प्रॉब्लम, अच्छा रेनमैन प्रॉब्लम तो भी मैंने पढ़ाया नहीं, सॉरी बेटा, अभी रिवरमैन प्रॉब्लम पढ़ा था, रेनमैन नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा था रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम। बताओ, रेनमैन प्रॉब्लम बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको फील दिलाता हूँ, पहले आसान बातें बताऊंगा। रेनमैन प्रॉब्लम अभी तक के रिलेटिव का सबसे आसान प्रॉब्लम है, सबको आसान ही बोल देते हो सर, भाई तुम्हें नहीं आया क्या समझ, बताओ। रेनमैन प्रॉब्लम और आसान है उससे, मैं ऐसी 2 बातें बता दूंगा, तुम बोलोगे हाँ सर आसान है, मैं मान गया, बिना समझाए मान जाओगे, हाँ सर आसान है, ऐसी 2 बातें बता दूंगा मैं, बता दूं, सुनो तो। रेनमैन प्रॉब्लम में रेन की वेलोसिटी डायरेक्टली डाउनवर्ड ही होगी, बारिश का पानी नीचे गिरता सीधा,
हो सकता है वर्टिकल से थोड़ा थीटा एंगल पे गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पानी गिर जा रहा हो, ऐसा नहीं कि पानी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। अरे बारिश का पानी एक एक्सिस में थोड़ी ना फ्लो करता है, बारिश ऐसे आएगी क्या? बारिश नीचे ही गिरेगा। सर इसमें क्या खास बात है? तो सुनना सुनना बताता हूँ, बारिश ऐसे ही गिरता है हमेशा। और जो मैन है वो एक्स एक्सिस में ही चलेगा। मैन कभी भी हवा में तो नहीं उड़ सकता। तुमने देखा है ऐसा सवाल कि एक आदमी है हवा में उड़ रहा है तो बताओ छाता कहाँ लगाएगा? एक आदमी ने इधर इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो बताओ छाता कहाँ लगाएगा? ऐसा सवाल देखा है क्या? आईटी एडवांस वगैरह में, आईटी मेन में ऐसा सवाल एक दो आ सकते हैं जब इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा हो। तुम्हारे नीट में नहीं आएंगे, नहीं ना आज तक आए हैं, तो आज तक ना आए हैं, नहीं आए हैं। मतलब सवाल कैसा, सवाल कैसा, सवाल कैसा, सवाल कैसा, सवाल सवाल कैसा, सवाल कैसा, ऐसा। ये तो ऐसा ही हो गया। ए आगे चल रहा, बी इसके परपेंडिकुलर चल रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। इससे में और इसमें क्या फर्क है? बहुत बढ़ा दिया है। इसमें क्या फर्क है बताओ? तुम्हें ये फील आया कि नहीं आया कि बारिश का पानी नीचे ही गिरेगा और आदमी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चलेगा? कहानी खत्म। अब छाता किसको लगाना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन देखेंगे? कौन है आपके काम का? किस डायरेक्शन में अपन छाता लगाते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन? या रेन की वेलोसिटी मैन की रिस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी रेन की रिस्पेक्ट में? तो छाता तो आदमी को लगाना है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो पानी एकदम नीचे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैं यहाँ पे आगे चल रहा था भागता हुआ। अब पानी तो सीधा नीचे गिर रहा है, इसको छाता किधर लगाना चाहिए? छाता इसको इधर लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए, या इधर लगाना चाहिए? 1 2 3 सोच के बताओ। सर छाता तो सीधा ही लगाएगा क्योंकि पानी तो सीधा नीचे गिर रहा है। पानी सीधा नीचे गिर रहा है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन छाता तुम्हें नहीं लगाना, इस आदमी को लगाना है। इसको पानी कहाँ गिरता हुआ दिखाई देगा, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। एकदम फील के साथ समझना। जब ये आगे जाएगा तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बेटा मजदूरी करोगे तो लिख लेना वी आर माइनस वी एम, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। वी आर माइनस वी एम, वी आर बोलो क्या है सर? वी आर है वी आर माइनस जे कैप, नीचे है तो, और ये क्या बोलो माइनस, और वी एम आई कैप, तो ये माइनस फॉर्मूले का ये रखेंगे वी एम आई कैप। तो सर ये आ गया आई भी माइनस जे भी माइनस, आई भी माइनस जे भी माइनस, मतलब आई माइनस तो पीछे, जे माइनस तो नीचे, इस डायरेक्शन में आएगा वी आर एम। तो ऐसे आएगा सर वी आर एम, ये होगा, ये होगा। अच्छा ठीक है, अब मेरा तरीका, ये तो तुम सीख गए। अब मेरा तरीका, कुछ नहीं करना, सीधा मैं यही प्लॉट कर दूंगा। कैसे देख, रेन कहाँ जा रहा, प्लस माइनस कुछ नहीं करना सर, रेन नीचे आ रहा है वी आर से, और आदमी कहाँ जा रहा था, आगे। छाता किसको लगाना है? आदमी को। तो मैन के रिस्पेक्ट में जब रेन को देखोगे तो मैन अपने आप को रेस्ट में मानेगा, अपनी वेलोसिटी रेन में जाके जोड़ देगा, कि ले ले तू ले ले, तो रेन में जाके जोड़ेगा। वीएम आगे था तो ये वीएम पीछे हो जाएगा, वीएम पीछे हो जाएगा। अब इसका नेट वेलोसिटी जो दिखाई देगा वो इस तरफ आएगा, ये होगा वी। अरे अब तुम्हें देखना है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे छाता लगाएगा, तो ये थीटा होगा। ये टैन थीटा निकालने के लिए वी एम को वर्टिकली डाउनवर्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर वी एम बटा वी आर, इस डायरेक्शन में छाता लगाएगा, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में। तो बताओ छाता किधर लगाएगा? चलिए तो तीनों में से कोई नहीं है, इधर तो इधर आ रहा है, तो क्या आदमी जब ऐसे चलेगा, बारिश पानी नीचे आ रहा, तो छाता ऐसे लगाएगा, ऐसे? छाता इधर लगाएगा ऐसे? नहीं भाई, छाता तो इधर लगाएगा ना, छाता तो इधर लगाई इसलिए। लेकिन आप यही डायरेक्शन निकालते हैं क्योंकि वर्टिकल से जितना एंगल ये होगा थीटा उतना ही ये होगा। तो छाता असल में किधर लगाए, वी आर एम में कि वी एम आर में? वी एम आर। तो तुम्हारे काम का असल में कौन है? वी एम आर। छाता तो वी एम आर की डायरेक्शन में लगाते हैं, वी आर एम की डायरेक्शन में थोड़ी ना लगाया। नहीं, वी आर एम तो मुझे बारिश इधर गिरती हुई दिखाई दे रही, तो बारिश इधर गिरती हुई दिखाई दे रही, उधर ही छाता लगा दूंगा, उसके अपोजिट में लगाऊंगा, ये रहा छाता। ये थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। सो इस पे सवाल कैसे करते हैं? आओ सवाल दिखाते हैं, सवाल दिखाता हूँ। वर्टिकल, ये भी ये सवाल रहने दे, पहले ये सवाल देखिए, एक और सवाल लिखा था, हाँ ये सवाल है। अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। रेन नीचे गिर रहा 35 मीटर पर सेकेंड से, देख 35 मीटर पर सेकेंड से, तो बना ले
ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, देखना यहाँ पे फील करना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। एंड अ मैन राइड्स बाइसिकल विथ ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन अ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, 12 से ईस्ट से वेस्ट में जा रही है मैन, इसका उल्टा कर दे और इसमें जाके जोड़ दे, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना है 12 और ये कितना है 35। अब सुनना, इसको बारिश कहाँ गिरता हुआ दिखाई देगा, इस डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है सर। अब बोलेगा इन विच डायरेक्शन शुड ही सी सोल्ड हर अम्ब्रेला, होल्ड हर अम्ब्रेला, सोल्ड नहीं, बेचना नहीं है, इसको लगाना है, किस डायरेक्शन में, और वर्टिकल से एंगल पूछते हैं, हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछते, 99% केस में वर्टिकल से पूछते हैं। तो इधर आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर छाता लगाएगा, तो ये थीटा निकाल लो बेटा, ये भी वही थीटा होगा। सर ये थीटा कैसे निकालें, तो वी को नीचे शिफ्ट करके इधर वी बना लो, ये देखो ट्रायंगल बन गया, ये वी आर बेस परपेंडिकुलर आपका ये वी और ये हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 35, ओह सॉरी ये वी परपेंडिकुलर 12/35, तो थीटा इज इक्वल टू यूनिट देख लेना 12 मीटर पर सेकेंड और 35 मीटर पर सेकेंड, tan इनवर्स 12/35 आंसर। बताओ कुछ करना चाहते हो तो बताओ, आंसर आ गया, ये 2 लाइन का सवाल। तुम कहते हो कि ये मुश्किल है, इधर देखो, अ कार विथ वर्टिकल विंडशील्ड, देखो ये कार वाला है, इसका विंडशील्ड कैसा है, वर्टिकल है, मूव्स इन अ रेन स्टॉर्म एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इससे फ्लो जा रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 540 मल्टीप्लाई 5/18 रहने दो मीटर पर सेकंड, एंड रेन फॉल्स वर्टिकली विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, रेन फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ये मैंने अभी क्वेश्चन को ड्रॉ किया, सॉल्व नहीं किया। देन एंगल एट विच रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट द वर्टिकल विंड से, कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा। अब सुनना मेरी बात ढंग से, एकदम ढंग से, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, कार के रिस्पेक्ट में, तो जो रेन की वेलोसिटी उसको एज इट इज बना लो, ये है रेन की वेलोसिटी वी आर 20, कुछ भी मेरे तरीके से करोगे ना बेटा तो प्लस माइनस की चिंता ही नहीं करनी तुम्हें, गलती कहाँ होता है प्लस माइनस में, तुम भी बहुत होशियार हो, जानते हो ये बात, ये आगे जा रहा था इतने से तो ये अपने आप को पीछे आता हुआ मानेगा, ये हो जाएगा वी सी वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, और कार आ रही वर्टिकल विंडशील्ड के साथ ऐसे, ये है कार, तो ये कितने एंगल पे टकराएगा कार से, ये रहा थीटा, तो बोलो सर इधर से थीटा नहीं निकालेंगे क्या, तो भाई इधर से ऐसे बड़ा वाला एंगल क्यों निकालेंगे यार, ये थीटा निकालेंगे ना, और ये थीटा निकालने का मतलब असल में फील करना इस बात को, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इस VC को यहाँ प्लॉट कर दो, पैरेलली आप VC को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ये VC हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू VC बोलो 40 मल्टीप्लाई 5/18 बटा ये बेस है यार, ये जहाँ से एंगल बनता है वो बेस होता है, बेस हो गया 20, तो कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट कुछ 5/18 ठीक है, तो 40 से ये 20 से 40 कैंसिल होगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई 18 5/9, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9, tan इनवर्स 5/9 इज अ करेक्ट आंसर मेरा, tan इनवर्स 5/9 इज अ करेक्ट, बताओ फील आया कि नहीं, समझ आया बहुत अच्छे से, ये भी कर लिया अपन ने, और करो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मान लो रेन इज फॉलिंग विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, क्लियर, ढंग से सुनना, इस बार रेन नीचे नहीं गिर रहा, वर्टिकल से 30 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा, और यहाँ पे एक मैन है, मैन इज मूविंग विथ स्पीड v, इफ रेन appears to fall in vertical direction, vertical downward, then find vertical downward with respect to man, इस मैन को ये नीचे गिरता हुआ देखा, then find Vm and Vrm, ये एकदम नीट पैटर्न का बहुत जबरदस्त सवाल हो गया, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, देखो ये सवाल मैं 3 बार आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी करा रहा हूं कि आपको कुछ कठिनाई ना हो, देखो रेन इधर आ रहा,
50 मीटर पर सेकेंड। अब रेन के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो, एक आगे ये होगा तुम्हारा वी आर साइन 30, वी आर साइन 30 बोली 1/2 वी आर 50, मतलब ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और एक होगा नीचे वी आर का वाइट कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन का वाइट कंपोनेंट, ये होगा 25√3, निकाल लो तुम। लेकिन इस आदमी को रेन सीधा नीचे गिरता हुआ दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रेन तो टेढ़ा आ रहा, नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जितनी वेलोसिटी मैन की आगे उतने ही रेन की आगे सेम हो गई, तो इसको रेन आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, नीचे आता हुआ दिखेगा। मतलब सॉल्यूशन ये रहा कि वी एन मस्ट बी इक्वल टू वी आर साइन 30 एंड वी आर साइन 30 इज 25, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन 25, वेलोसिटी ऑफ मैन 25। बस अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनना। मैन के रिस्पेक्ट में जब देखोगे तो मैन की वेलोसिटी उल्टा करके इसको दोगे, तो खुद रेन के दो वेलोसिटी हैं, 25 और नीचे 25√3, ये रेन का खुद का दोनों कंपोनेंट था। और तुम मैन का वेलोसिटी जो कि 25 आगे उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दोगे तो 25 पीछे, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आंसर। अब ये मत कहना बेटा नहीं आया, मेरी बात सुन। अच्छा एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ, और वही बात बताऊंगा जो पहले से बताता रहा हूँ, सुन मेरी बात। मैंने ये बोला है ना कि वाई एक्सिस का मोशन एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो मैन चाहे कितनी भी ताकत लगा के एक्स में दौड़ ले, रेन की जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना उस पर मैन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई एक्सिस पे मैन का क्या फर्क पड़ेगा यार? मैन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? एक्स में इतना तेज दौड़ जाएगा जितना रेन है, तो जितने रेन आगे उतने से मैन आगे, तो रेन की नेट वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में एक्स में 0 होगी। वाई में मैन का क्या फर्क पड़ेगा? मैन की औकात नहीं है कि इस वाले में कुछ चेंज करके देखें। अब देखो ध्यान से, हमने पता कर लिया कि ये होना चाहिए 25, हमने पता कर लिया। अब जब मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको वेलोसिटी को देखूंगा तो रेन के ये दोनों कंपोनेंट थे, और ये अपने आप को रेस्ट में मान के अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें चिपका देंगे 25 से 25 कैंसिल, ये आंसर। समझ आया? तो डीपीपी के सवाल करिए। धन्यवाद।